यहाँ से अपने को चालू करना था पोलिनोमियल क्रॉस फीचर से, राइट। तो मैं पहले आपका थोड़ा जो है रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या किया था अपन ने पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में अपन ये आर्टिकल देख रहे थे। तो उसमें जो है सबसे पहले जो है हमने ये किया कि मतलब डेटा सेट में जो आपको फीचर्स मिलते हैं या जो वेरिएबल्स या जो कॉलम्स मिलते हैं, फीचर वेरिएबल कॉलम एक ही बात है, राइट। ये जो मिलते हैं अपने को, तो ये हो सकता है कि ऐसे का ऐसे यूज में ना आए। और अगर हम ऐसे के ऐसे इनको यूज कर लें तो हो सकता है कि जो है हमारे रिजल्ट जो है उतने एक्यूरेट ना आए। और जो मॉडल जो है उसका कन्वर्जेंस जो होता है, कन्वर्जेंस मतलब जो मॉडल सॉल्व होने में जितना टाइम लेता है, हो सकता है कन्वर्जन फास्ट ना हो या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट ना आए। तो हमको फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। तो फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? फीचर इंजीनियरिंग मतलब मिसिंग वैल्यू को जो हम हैंडल करते हैं, जैसे जो आपको पता है, मैंने दो तीन मेथड बताई मिसिंग वैल्यू हैंडल करने की। या फिर हम जो आउटलायर का ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर जैसे मैं आपको और बताऊंगा आगे। तो मतलब जब फीचर्स एक दो तीन फीचर को मिला के एक फीचर बनाते हैं, तो इसको जो है हम जो है इसको जो है हम इसको जो है हम फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। मतलब फीचर्स पे काम करके उनको बेहतर बनाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल के लायक बनाते हैं। अब ये देखिए, एक ये डेटा सेट है लोन डेमोग्राफिक्स, इसमें इसने निकाले कि नल कितने हैं। तो इसमें तीन कॉलम में, आखिरी के तीन कॉलम में आपको नल दिख रहे हैं, है ना, तीन नल नल दिख रहे हैं। तो इसने क्या किया है? इसने क्या किया कि वैल्यू काउंट करके देख लिया मोस्ट फ्रिक्वेंट क्लास कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो परमानेंट जो है यहाँ पे 3146 टाइम ऑकर हो रहा है। तो इसने क्या किया है यहाँ पे, ये देखिए, लोन डेमोग्राफिक्स फिल एन मेथड लगाई। मतलब जो एन जो है, एन जो मतलब नल वैल्यूज है उसको भरो, और उसको किससे भरो, मतलब वैल्यू इक्वल टू परमानेंट। सो परमानेंट क्यों लिया है इसने? परमानेंट इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू। ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया हमारा। ठीक है। दूसरा, ये जो है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग जो फीचर होता है, जो जो क्लास होती है, उसको मोड बोलते हैं। तो और दो तरीके हैं कि हम मतलब ये इससे ना बढ़ के अपन मीडियन मीडियन और मीडियन और मीन से भी भर सकते हैं। तो मीन और मीडियन और मोड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि अभी आप नोट डाउन कर लीजिए मीन मीडियन मोड, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। और इसको जरा देखिए कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। तो अभी अपन ने जो था ऊपर मोड से भरा था। अब नीचे उसने क्या किया है कि नीचे जो है वो टेम्परेचर जो है न्यूमेरिक वेरिएबल है। ये ऊपर जो था ये कैटेगरिकल वेरिएबल था। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्लाइंट जो था ये कैटेगरिकल वेरिएबल था, इसलिए इसको मोड से भर दिया। परमानेंट, ये स्ट्रिंग जो है परमानेंट से फिलअप कर दिया। परमानेंट नाम की स्ट्रिंग से जो है इसने फिलअप कर दिया। अभी हमारा जो टेम्परेचर वेरिएबल है ये न्यूमेरिक वेरिएबल। तो देखिए वही फिल एन मेथड लगाइए, और उसको काय से भर दिया उसने? मीन से भर दिया। देखिए मीन उसने ऊपर कैलकुलेट किया था, यहाँ पे मीन कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे मीन से भर दिया। यहाँ पे जो है उसने वही टेम्परेचर जो है उसको जो है मीडियन से भर दिया। तो हम मीडियन कब लेंगे? जब हमारे डेटा में आउटलायर या हमारे हमारे फीचर में जब आउटलायर बहुत ज्यादा होंगे, तो हम जो है मीडियन यूज करते हैं। अगर आउटलायर कम होंगे तो मीन यूज कर सकते हैं। तो मीडियन यूज क्यों करते हैं? हम आउटलायर होते हैं तो आउटलायर लेते हैं। तो मीडियन इसलिए यूज करते हैं कि मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर। अगर आपकी डाटाबेस में पांच वैल्यूज हैं, डाटाबेस आपके डाटा सेट में वो वेरिएबल है, पांच वैल्यू है, टेम्परेचर में पांच वैल्यूज है, तो थर्ड कॉलम जो मिडिल कॉलम होता है उसको मीडियन बोलते हैं, राइट। तो कितने भी आउटलायर होने दो, आपका मिडिल वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है ना। तो मिडिल इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर। इसलिए जब अगर आपका आउटलायर ज्यादा है तो आप एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि न्यूमेरिक कॉलम को मीडियन से भर सकते हैं। ठीक है ना। आपका जो कैटेगरिकल वेरिएबल है इसको आप जनरली मोड से ही भरेंगे, या फिर उसको हटा मतलब मोड से भरेंगे। ठीक है। और एक न्यूमेरिक कॉलम है, उसको जब आउटलायर नहीं होता अपन मीन से भरेंगे। और एक और स्ट्रेटेजी मैंने आपको आउटलायर हैंडल करने की बताई थी कि मतलब अगर आपके पास 1 मिलियन रोज हैं और 200-400 रोज ऐसी है जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, तो आप डायरेक्टली हटा सकते हैं उसको। ठीक है, आपको मिसिंग वैल्यू को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चार स्ट्रेटेजी देखिए, अपन ने हटा देना उनको, रोज को, मिसिंग रोज को हटा देना। पर ये जब भी कर सकते हैं जब हमारे पास ज्यादा रोज हो। फिर एक मीन से रिप्लेस करना। फिर मिसिंग वैल्यूज को मीन मतलब वो कॉलम का ही मीन से, मतलब और कोई मीन नहीं ले सकते अपन, उसी कॉलम के मीन से रिप्लेस करते हैं। तो मीन से रिप्लेस करना तो ये कब करते हैं? जब आउटलायर नहीं हो। मोड मोड से रिप्लेस करना, तो मोड से हम कब रिप्लेस करते हैं? जब कॉलम कैटेगरिकल हो, कैटेगरिकल कॉलम हो। न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं, पर कैटेगरिकल में हम क्या करते हैं? मोस्ट
मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। मीडियन कब लेना, जब हमारे पास आउटलायर बहुत ज्यादा हो उस कॉलम में, तो मीडियन वैल्यू से रिप्लेस कर। फिर एक और स्ट्रेटेजी बताई थी कि मतलब आप ये हीट मैप बना लीजिए। हीट मैप से जो है आप जैसे आपको प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर, ये इसको अगर आपको फिल करना है, इसमें नल वैल्यू फिल करनी है, तो इससे रिलेटेड जो है दूसरे कॉलम जो है हीट मैप देख के निकाल लीजिए कौन सा तीन रिलेटेड है। और उसके बाद जो है आप या तो डायरेक्ट रिग्रेशन लगा सकते हैं, जैसे इस तरह यहाँ पर रिग्रेशन लगाया है, तो ये मिसिंग वैल्यू उसने रिग्रेशन से कैलकुलेट किया, तो रिग्रेशन लगाया, अपन ने वो डिटेल में डिस्कस किया था पिछली बार। या फिर जो है तुम जो है ये इटरेटिव इंप्यूटर लगा सकते हैं। तो इटरेटिव इंप्यूटर भी वही काम करता है। इटरेटिव इंप्यूटर में आपने क्या किया, सबसे पहले देख लिया कि ये मतलब सबसे पहले देख लिया कि टेम्परेचर से रिलेटेड कौन कौन से कॉलम है, तो ये तीन कॉलम उससे रिलेटेड है, ये आपने लिस्ट बना ली। उसकी लिस्ट बनाने के बाद जो है आप जो है सीधा ये इनपुट, ये स्टेप जो अगर ये स्टेप करते हैं, इसका जो इंस्टेंस आपने बनाया था इटरेटर का, इटरेटर के इंप्यूटर में आपको एक रैंडम फॉरेस्ट देना पड़ेगा, या XGBoost से रैंडम फॉरेस्ट से आप इसको इंस्टेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम इटरेशन बताएंगे, और रैंडम स्टेट तो आपको पता ही है कितना, जो कुछ भी दे सकते हैं नंबर। तो ये जो मैं डाटा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो कोड हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कोड आपका क्या करेगा कि ये जो चारों आपके वेरिएबल हैं, ये चारों वेरिएबल जो हैं आपके लिस्ट के अंदर, जो आपने लिस्ट किए थे, चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेटेड है। तो ये जो अब है चारों में जो है वो मीन, चारों में वो क्या कर देगा, मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट कर देगा। कैसे करेगा, एक बार टेम्परेचर को वाई रखेगा, और ये बचे हुए तीन को जो है वो एक्स रख देगा और कैलकुलेट कर लेगा टेम्परेचर का वैल्यू। फिर एक बार क्या करेगा, डेस्टिनेशन लेटीट्यूड को जो है वो वाई रखेगा, और बचे हुए तीन को जो है वो मॉडल कर लेगा। ठीक है। एक बार क्या करेगा, टाइम टाइम फ्रॉम पिकअप टू अराइवल को वाई रखेगा, और ये जो पहले वाले तीन है इनको जो है एक्स रखेगा, और जो है टाइम फॉर पिकअप की वैल्यू रिग्रेशन से निकाल लेगा और भर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो इंप्यूटर का जो इंस्टेंस बनाया था उससे ऑटोमेटिकली जो है इंप्यूटर जो है फिलअप कर देता है। एक ही लाइन में आपका इंप्यूटेशन हो जाता है, अंदर इंटरनली वो रिग्रेशन वगैरह सब कर लेता है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी स्टेप है, और एक बहुत अच्छा तरीका है ये, मतलब मिसिंग वैल्यू को इम्प्यूट करने का। पर इससे ध्यान रखिएगा कि जो रिग्रेशन रिग्रेशन और मिसिंग इम्प्यूटर, रिग्रेशन मेथड और मिसिंग इम्प्यूटर की जो मेथड है वो भी रिग्रेशन की है। तो ये हम कब लगा सकते हैं, जब जो हमारा जिसमें हमको फिल करना है वो सारे न्यूमरिक वैल्यू हो, ये वैल्यू हम कैटेगरिकल वेरिएबल को नहीं लगा सकते। तो ये एक चीज हो गई। फिर जो है कैटेगरिकल वेरिएबल की एनकोडिंग मैंने आपको बताई कि जैसे आपके कैटेगरिकल कॉलम में चार चार क्लासेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप एक डिक्शनरी बना लीजिए, जिसमें की वैल्यू बना लीजिए, इस तरह से की वैल्यू पेयर बना लीजिए डिक्शनरी की, और जो है वो फंक्शन लीजिए जिसको आपको कैटेगरिकल, मतलब ये जो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इनको आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ग्रेडेशन है इनमें, प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज लेस देन ग्रेजुएट, एंड ग्रेजुएट इज लेस देन पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस तरह के नंबर देके इनको ग्रेडेशन बना लिया। तो ये इस तरह के वेरिएबल ऑर्डिनल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो ऑर्डिनल वेरिएबल को हमने इस तरह से डिक्शनरी बना ली, और डिक्शनरी बनाने के बाद डॉट मैप, और वो डिक्शनरी लगा दी। तो ये हमारी डिक्शनरी है जो हमने यहाँ बनाई हुई थी, देखिए यहाँ जो हमने बनाई हुई थी ये डिक्शनरी है ये। तो ये डिक्शनरी से डॉट मैप लगा के जब आप ये फंक्शन लगाएंगे डॉट मैप, तो प्राइमरी अपने आप 1 से रिप्लेस हो जाएगा, सेकेंडरी 2 से रिप्लेस हो जाएगा, ग्रेजुएट 3 से रिप्लेस हो जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएट 4 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह का जब आप ग्रेडेशन करते हैं नंबरों में 1 2 3 4, ग्रेडेशन तभी करेंगे जबकि आपके क्लासेस में भी ग्रेडेशन हो। पर जैसे आपकी क्लासेस इस तरह की है कि मतलब पास्ता, राइस पास्ता, फिर कुछ इस तरह की क्लासेस है, मतलब जैसे नाम है आपकी क्लासेस में चार नाम है। जैसे एक है उद्देश्य जो 20 बार रिपीट हो रहा है, एक है जागृति जो 3 बार रिपीट हो रही है, फिर एक है मिहिर नागर जो है 5 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अगर आपके इसमें नाम है, तो नाम में कोई ग्रेडेशन नहीं होता है। उद्देश्य मिहिर जागृति से बड़े नहीं है, जागृति जो है वो उद्देश्य मिहिर से बड़े नहीं है, बराबर। तो वहां आप इस तरह का 1 2 3 4 ग्रेडेशन नहीं कर सकते। तो वहां आप क्या से रिप्लेस करेंगे, वहां आप मोड से रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना। तो मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू उद्देश्य है, तो उद्देश्य से रिप्लेस कर देंगे।
तो ये लेबल एनकोडिंग मैंने आपको बताया था कि ये जो डिक्शनरी लगा के आपने काम किया है, ये डिक्शनरी लगा के जो आपने जो मैप मैन्युअली आपने जो मैं डॉट मैप लगा फंक्शन लगा के जो किया, वही चीज जो है आपकी ये ऑर्डिनल एनकोडर जो है ऑटोमेटिक कर देता है। ये देखिए ऑर्डिनल एनकोडर लगाया है इसने यहाँ पे, कैटेगरी एनकोडर को इंपोर्ट किया, उसके बाद जो है ऑर्डिनल एनकोडर लगाया। ऑर्डिनल एनकोडर लगाने के बाद और ये बैंक ब्रांच क्लाइंट और जो है बैंक ब्रांच क्लाइंट और बैंक ब्रांच बैंक नेम क्लाइंट और बैंक ब्रांच क्लाइंट दोनों में जो है ऑर्डिनल एनकोडर लगाने से जो उनके कैटेगरिकल कॉलम्स थे वो नंबर से रिप्लेस हो गए। पर अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ब्रांच बेंच बैंक बैंक क्लाइंट्स के नाम जो जो पहला कॉलम है और दूसरा क्लाइंट की ब्रांच, ये कोई ऑर्डिनल वेरिएबल नहीं है, मतलब इसमें किसी तरह का ग्रेडेशन नहीं है, क्लाइंट के नाम में किसी तरह का ग्रेडेशन नहीं होता। और बैंक के ब्रांच के नाम में भी जो होता है, मतलब क्लाइंट की ब्रांच नेम में भी किसी तरह का ग्रेडेशन नहीं होता। तो वहां ऑर्डिनल वेरिएबल लगाना जो है वो करेक्ट चीज नहीं है जो कि इसने लगा रखा है यहाँ पे। तो अपन समझ लें कि इसने सिर्फ एग्जांपल के लिए लगाया है, पर हम ऑर्डिनल एनकोडर वहीं पे लगाएंगे जहां हमारा ग्रेडेशन होगा, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह का ग्रेडेशन होगा तो ही हम ऑर्डिनल एनकोडर लगाएंगे। पर अगर इस तरह का जो क्लाइंट है, जैसे क्लाइंट नेम, क्लाइंट ब्रांच, अगर इस तरह का नॉन ऑर्डिनल डेटा है तो उस पर रिप्लेस करने के लिए हम वन हॉट एनकोडिंग लगाएंगे। ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग में आप कई बार कर चुके हैं, तो उसमें हम वन हॉट एनकोडिंग लगाएंगे, राइट। हैश एनकोडिंग और टारगेट एनकोडिंग जो है मैंने आपको बोला है इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर भी मतलब देख के कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि एक कुछ तरह के लॉगरिथमिक आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आपका ये फील्ड है, देखिए सैंडी डाटा आपका एक डेटा सेट है और डिस्टेंस इन किलोमीटर आपका एक फील्ड है। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर जो है इसको जब इसका इसका जब डिश प्लॉट निकाला मतलब हिस्टोग्राम बनाया। अगर हिस्टोग्राम आप भूल गए हैं तो जाके देखिए वेब पे कि हिस्टोग्राम क्या होता है। तो हिस्टोग्राम बनाया तो देखिए स्क्यूड है, सिमेट्रिकल नहीं है, राइट टेल्ड है, मतलब राइट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, राइट की तरफ इसकी जो है पूंछ ज्यादा निकली हुई है, राइट टेल्ड है ये। तो ये जो है इसने ये जो है ये वो नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, वही सैंडी डेटा को लिया, सैंडी डेटा डिस्टेंस इन किलोमीटर जो कॉलम है उसको लिया और लॉग वन पी जो है लॉग वन पी से उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और वापस जो है सैंडी डाटा को असाइन कर दिया, मतलब उसको लॉग ले लिया, उसने लॉग ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको। लॉग ट्रांसफॉर्म करने के बाद वही जब उसने बनाया वापस, तो देखिए कि जो है मोर और लेस जो है शेप जो है सिमेट्रिकल हो गए। तो इस तरीके से मतलब ये अपना बंदा भी यही बोल रहा है कि ये बंदा भी यही बोल रहा है कि मतलब मतलब ये लॉग लेने की जो स्ट्रेटेजी, लॉग से ट्रांसफॉर्म करने की जो स्ट्रेटेजी है, दैट कैन हेल्प मोस्ट मशीन लर्निंग मॉडल टू परफॉर्म बेटर। मतलब लॉग लेने की जो स्ट्रेटेजी है जिससे आपका स्क्यूनेस ठीक होता है, तो ये राइट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड से हमने इसको सिमेट्रिक बनाया। तो इस तरह का जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे मशीन लर्निंग पर एल्गोरिथम जो लाइकली है कि वो बेटर परफॉर्म करेंगे, पर कोई गारंटी नहीं है, हमको करके देखना पड़ेगा। और ये जो है लॉगरिथमिक जो है सिर्फ एक ही जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आप कुछ भी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। चाहे तो डिस्टेंस इन किलोमीटर का स्क्वायर ले सकते हैं, या डिस्टेंस स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, या वन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर के डिस्टेंस इन किलोमीटर ले सकते हैं, या डिस्टेंस डिस्टेंस का क्यूब कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म जो है लगा के इसको आप चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट बेटर आ रहा है कि नहीं। तो ये ट्रायल एंड एरर और थोड़ा एक्सपीरियंस की बात होती है कि किस तरह से हमको इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। पर एक ये ध्यान रखिए कि कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के पहले लॉग ट्रांसफॉर्म जरूर लगा के देख लीजिएगा। लॉग ट्रांसफॉर्म कई बार मतलब अधिकतर केसेस में लॉग ट्रांसफॉर्म जो है बराबर काम करता है। आप दूसरा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाए इसके पहले आप लॉग ट्रांसफॉर्म जरूर देखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि लॉग और लॉग वन पी में क्या डिफरेंस होता है, लॉग और लॉग वन पी में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लॉग वन पी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हमारे वेरिएबल में अगर जीरो होता है तो लॉग ऑफ जीरो इज माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी हम नहीं चाहते कि हमारे कॉलम में आए, क्योंकि हमारा काम नहीं करेगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो लॉग ऑफ वन पी क्या करता है कि उसको जो है बराबर बराबर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जीरो को लॉग ऑफ उसको वन वन जोड़ देता है। लॉग ऑफ वन पी मतलब लॉग ऑफ जीरो में वन प्लस जीरो कर देगा तो लॉग जीरो इज वन हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब काम में आता है लॉग। और लॉग पी से जो आपके रिजल्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, मतलब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्यादा मतलब एक्यूरेसी बेटर होती है इससे। तो एक एक हो गया।
दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप नया वेरिएबल बना सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज है और आप फाइनेंस डोमेन के किसी प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, तो आपको मालूम रहेगा कि इंटरेस्ट इलेक्ट जो है वो टोटल ड्यू और लोन अमाउंट का जो है डिफरेंस होता है। तो आपके डाटाबेस में अगर लोन टोटल ड्यू करके कॉलम है और लोन अमाउंट एक करके कॉलम है, तो आप एक नया कॉलम निकाल सकते हैं। जैसे इसने निकाला इंटरेस्ट इलेक्ट, इंटरेस्ट कितना है इसका, इस पे इंटरेस्ट कितना इसने दे दिया, तो ये टोटल डिफरेंस निकाल के इसने एक नया कॉलम बना दिया। तो ये भी फीचर इंजीनियरिंग फीचर ट्रांसफॉर्मेशन या फीचर इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है। अब लोन काउंट, तो इसने क्या किया कि एक आदमी के लोन जो थे, एक जो क्लाइंट है उसके नंबर ऑफ लोन काउंट करके एक कॉलम बना दिया। सिर्फ नंबर ऑफ लोन्स उसके काउंट कर लिए कितने हैं और उसका कॉलम बना दिया। तो नंबर ऑफ लोन काउंट करने से उसका ये कहना है कि जो आदमी बहुत ज्यादा लोन लेके बैठा है उसकी अधिकतर सैलरी तो उसी लोन के, जो पुराने लोन है उसी की ईएमआई में निकल जाएगी। तो इसकी लोन देने की, नया लोन को रिपे करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये इससे एक और वैल्यू निकाली इसने। देखिए अब दूसरा, अगर आपके पास सिंपल एग्जांपल है, आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कॉलम है, आपके पास टाइम कॉलम है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखिए, ये दो आपके पास सैंडी डेटा में डिस्टेंस इन किलोमीटर था, सैंडी डेटा में आपके पास टाइम फ्रॉम पिकअप टू अराइवल था। तो दोनों को डिवाइड करके जो है इसने नया वेरिएबल बना दिया, स्पीड। तो ये स्पीड जो है नया वेरिएबल बन गया, ये नया यूजफुल वेरिएबल बन गया। तो इस तरह से मतलब हम लोग डोमेन नॉलेज लगा के भी जो है फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यहां तक हमने जो है पिछली बार पढ़ा था। अब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, आज थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्रॉस फीचर क्या होता है। ये भी जो है ना फीचर डिराइव करने की मेथोडोलॉजी है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको पीपीटी में बताता हूं कि ये जो जो क्या होता है। ये देखिए, तो ये नीचे वाला पढ़िए आप, जो सेकंड ब्लॉक है जिसमें मैंने ऑरेंज ऑरेंज में लिखा हुआ है, जनरेट पोलिनोमियल एंड इंटरेक्टिव फीचर्स, generate a new feature mix corresponding to polynomial combinations of the features with degree less than 1 to a specified degree। मतलब ठीक है। अब आपके पास दो, अभी आप नहीं समझे, ये देखिए दो वेरिएबल है आपके, दो कॉलम है आपके पास, डाटा सेट में दो कॉलम है, एक कॉलम ए है एक बी है। आप क्या कर देंगे कि इसका अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल में आप कन्वर्ट कर दें इसको, तो आप इससे कितने वेरिएबल बना सकते हैं? तो वन ए बी, ए बी भी एक, वन बी एक हो गया कॉलम, वन बी, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। तो सिर्फ आप ए बी से जो है आप 6 निकाल सकते हैं। ए बी जो है आपका, उससे आपने 6 वेरिएबल निकाल लिए। वन तो आपके किसी काम का नहीं है, वन तो कांस्टेंट है, किसी काम का नहीं। पर आप देखिए, ए बी से आप, ए बी एक आपका कॉलम हो गया, बी भी आपका एक कॉलम हो गया, ए स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर कर दीजिए और ए बी कर दीजिए। तो आप दो पॉलिनोमियल से, दो कॉलम से आपने 6 कॉलम डिराइव कर लिए। कैसे? बस उनका जो है स्क्वायर, उसका जो है डिग्री 2 कॉम्बिनेशन कर दिया। ए बी एक तो एक हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, और वन वन मिला के 6 हो जाएंगे। पर वन आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो कांस्टेंट होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता मशीन लर्निंग मॉडल में। ऐसे कॉलम को हम ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा कॉलम जिसमें अगर उसकी वैल्यू वेरी नहीं होती, कांस्टेंट रहती किसी कॉलम की, तो मशीन लर्निंग के लिए किसी काम का नहीं होता, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए, फिर भी आपने इससे 5 वेरिएबल निकाल लिए, ए बी, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। आप ऐसे ही देखिए कि अगर आपके पास, अगर ये है, ये आपके पास एबीसी करके 3 कॉलम है आपके पास, ये 3 कॉलम है। लोन नंबर है, लोन ड्यू है, टोटल ड्यू है, लोन नंबर है, टोटल ड्यू है, और जो है टर्म डेज है। मतलब टर्म डेज मतलब ये कितने दिन के लिए लोन दिया हुआ है, कितने दिन के लिए लोन दिया, ये टर्म है, टोटल अमाउंट ड्यू है और लोन का नंबर है। ये 3 कॉलम है आपके पास। अब इससे आपको जो है और नए वेरिएबल डिराइव करना है। तो कोई मेरे को बता सकता है इससे कितने टोटल नए वेरिएबल डिराइव किए जा सकते हैं वन को मिला के? मैंने आपको बताया कि 2 वेरिएबल है मेरे पास, अगर ए और बी, तो उस समय 6 डिराइव करता हूं। आप 3 है तो कितने डिराइव हो गए, कोई बता सकता है मेरे को? देखिए, 1 ए बी सी, तीन वेरिएबल है मेरे पास, ए बी सी, राइट। तो सबसे पहला वेरिएबल तो 1 हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। तो ये 3 हो गए। फिर हो गया ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर, ए बी सी। ठीक है ना? फिर
तो इस तरह से आप अगर सिर्फ तीन तीन ही पॉलिनोमियल निकालेंगे तो आप इससे जो है ना नो वेरिएबल डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपको करने के लिए क्या करना है, तो आपका पाइथन कोड इसके लिए, इससे जो है आप तीन वेरिएबल से नो डिराइव कर सकते हैं, जैसे 2 से 6 कर सकते हैं। आप थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठिए और उसी देखिए कि तीन डिग्री तीन में, मतलब एबीसी, एबीसी मतलब तीनों का पावर एक एक है, राइट। तो एबीसी का पावर 3 हो जाता है, 3 डिग्री हो जाता है। ए बी स्क्वायर मतलब बी का 2 और ए का 1 मतलब 3 हो जाता है, बी ए का 1 और बी का 2, तो ये 3 हो जाता है। तो ये तीन वेरिएबल है, तो 3 से आप टोटल 9 डिराइव कर सकते हैं। ए बी सी, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी, फिर ए बी सी। और आप और जोड़िए, 3 से ज्यादा मत जाइए। ए बी स्क्वायर सी नहीं कर सकते आप, ए स्क्वायर सी नहीं कर सकते क्योंकि वो 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर सी में क्या होगा, ए के 2, बी का 1 और डिग्री और सी का 1 डिग्री, तो 4 डिग्री हो जाएगा। तो 4 तक नहीं जाना है आपको, 3 ही तक जाना है। ए बी सी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप नो कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। कोड बड़ा सिंपल है। सबसे पहले sklearn डॉट scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग से पॉलिनोमियल को इंपोर्ट कीजिए। पॉलिनोमियल फीचर्स को इंपोर्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे किया है फीचर्स को इंपोर्ट। पॉलिनोमियल फीचर्स को इसका इंस्टेंशिएट कीजिए, और आपको जो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन निकालना है उसको आप एक लिस्ट में लिख लीजिए, और जो है उसको फीड डॉट ट्रांसफॉर्म लोन प्रीवियस जो है आपका डाटा सेट का नाम है, टू क्रॉस और डॉट वैल्यूज। तो टू क्रॉस क्या है, आपका लिस्ट है। क्रॉस क्रॉस वेरिएबल निकाल रहे हैं आप, लोन, टोटल ड्यू और टर्म डेज, इनका आप क्रॉस वेरिएबल निकाल रहे हैं। तो ये तीनों वेरिएबल यहाँ टू क्रॉस लिख दिया और डॉट वैल्यूज इसमें आप डाल दिया, और इसको आप जो है फिर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। फिर ट्रांसफॉर्म से आप फेमिलियर है, तो आपके जो है इसने 9 वेरिएबल डिराइव कर दिया। देखिए 0 से 9 10 वेरिएबल डिराइव कर दिया टोटल, और ये 1 2 3 4 उनका नंबरिंग कर दिया। तो ऑटोमेटिक इसने जो है डिग्री पॉलिनोमियल डिग्री 3 के जो है 10 वेरिएबल डिराइव कर दिए। तो ये क्यों करते हैं हम लोग, ये करके इसलिए देखते हैं कि मतलब हो सकता है हमारा डाटा जो है वो 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का पोलिनोमियल हो हमारा डाटा है, तो 2 डिग्री पोलिनोमियल हो या 4 डिग्री पोलिनोमियल हो। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन निकालने से 2 डिग्री या 3 डिग्री का या 4 डिग्री का पोलिनोमियल निकालने से हो सकता है कि हमारा फिट बेटर हो जाए, हमारी एक्यूरेसी बेटर आ जाए। तो ये करके देखना पड़ता है। और ये 10 जो हमने निकाले हैं, एक मिनट, ये 10 जो हमने निकाले हैं, ये 10 के 10 जो हैं आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो, आपको ऐसा लगता है कि डिग्री 3 की जरूरत नहीं, तो आपसे डिग्री 2 ही करिए, और आपको इनमें से कोई ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। टोटल एक आर्ट है, आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा कि किससे हमारा एक्यूरेसी बेटर आता है। हाँ बोलिए। सर मतलब इसमें तो फीचर क्या है वो पता ही नहीं चल रहा है, उसने सिर्फ नंबरिंग दे दी है। हाँ तो उससे अगर आप कॉम्बिनेशन combination फीचर जान के करोगे भी क्या, इसने क्रॉस फीचर्स निकाल दिए हैं बस। तो सर अगर फीचर का आइडिया रहे तो हमको फाइनल मॉडल में आइडिया हो जाता है ना कौन से मतलब फीचर या फिर फीचर की कोई फीचर टू अ सर्टेन डिग्री हमारे मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। बट तो अगर यहाँ वो सिर्फ नंबर हम दे, 3 डिग्री नंबर ले आउट, तो रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर मतलब जैसे हमने तीन उसमें वेरिएबल लो, दिए तो डिग्री 3 के ही फीचर आएंगे ना। अगर हम हाँ तो 2 सर, के क्रॉस फीचर निकालें तो डिग्री 2 के आएंगे ना। अगर नहीं हम तो यहाँ सर 4 देते हैं, 4 वेरिएबल देते हैं 3 की बजाय, तो डिग्री 4 के आएंगे। नहीं तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि लोन नंबर इम्पोर्टेंट है कि लोन नंबर इंटू टोटल ड्यू इंटू टर्म डेज। ये तो 3 डिग्री वाले ही दो फीचर बन गए ना, लोन नंबर का क्यूब या फिर तीनों का प्रोडक्ट। वो तो डिग्री थ्री हाँ तो थ्री का ही आप पर भाई अब मुझे ये इंपॉर्टेंस देखो, नहीं पता ना कि हाँ उसका ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं इम्पोर्टेंट पता है कि तो, क्यूब इम्पोर्टेंट है किसी पर्टिकुलर का। हाँ तो आपका क्वेश्चन वैलिड है। और टू द फ्रैंक आंसर, वेरी ऑनेस्ट आंसर इज, स्किल थोड़ा R&D करना पड़ेगा कि कैसे मिलेगा ये। आपको मिलता होगा ये, पर ये कैसे मिलेगा आपको थोड़ा थोड़ा R&D करना पड़ेगा। मैंने भी कभी ट्राई करके देखा नहीं। अच्छा। पर जनरली हम मतलब केयर नहीं करते हैं किस तरह का फीचर आ रहा है। मतलब लोन लोन स्क्वायर इनटू टोटल अमाउंट ड्यू इनटू टर्म डेज, ए स्क्वायर बी सी है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इस वेरिएबल जो है सिर्फ, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लोन लोन नंबर का स्क्वायर इनटू टोटल ड्यू इनटू टर्म नंबर ऑफ डेज, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इसका जो बिजनेस के लिए कोई मतलब नहीं होता है इसका, क्योंकि ये कोई एक बिजनेस टर्म नहीं हो जाती कि लोन नंबर का स्क्वायर करके मैं इसमें टोटल ड्यू को गुणा कर दूं और उसमें टोटल नंबर ऑफ डे को और गुणा कर दूं। ये तो सिर्फ मतलब हम मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी को निकालने के लिए, बढ़ाने के लिए, या हमारा फिट जो है बेटर करने के लिए निकाल रहे हैं।
तो ये सिर्फ डाटा के लिए इसका इंपॉर्टेंस है, इसको बिजनेस के लिए, बिजनेस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। अगर मैं आपको बोल भी दूं कि लोन नंबर स्क्वायर इंटू टोटल ड्यू इंटू इंटू टर्म डेज ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल लोगे? आप अगर बिजनेस के आदमी हो, आप फाइनेंस के आदमी हो, मैं आपको बोल दूं कि लोन नंबर का स्क्वायर इंटू टोटल अमाउंट, टोटल ड्यू इंटू टर्म डेज ये इंपॉर्टेंट है, इन 10 में से तुम क्या निकाल लोगे? इससे कोई इन्फ्रेंस तो निकाल नहीं सकते ना इससे, तो राइट? हाँ सर। मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब बिजनेस के आदमी को भी इनके कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं है। पर अगर एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन बेटर आता है तो फिर भी हम इस तरह का काम करना चाहेंगे, ये बात है। इसलिए जो है उसने दिया नहीं कि क्या है वो, और मैं समझता भी नहीं कि आपको इससे डिटेल में जाने की जरूरत है। आप नए वेरिएबल डिराइव करिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना? तो इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत भी नहीं है डिटेल में। अगर आपको फिर भी जाना है तो थोड़ा R&D करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हम लोगों ने, तो इस तरह के मतलब नए नए वेरिएबल, इसको क्रॉस क्रॉस फीचर्स बोलते हैं, पॉलिनोमियल फीचर और क्रॉस फीचर। अगर आप 3 देंगे तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल यूज होगा, 3 डिग्री पे निकालेगा। 4 देंगे तो 4 डिग्री के यूज होगा। पर जनरली हम 4 डिग्री से ज्यादा ऊपर जाते नहीं, 2 3 4, मैं 4 तक भी नहीं जाएंगे, 2 3 4 मैक्सिमम, बस। तो इतना ही हम करते हैं। तो ये एक तरीका और हो गया नए फीचर डिराइव करने का। अब एक और तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, कोई बात नहीं। तो मैं वापस रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग चालू है, बस प्रेजेंटेशन लगा दीजिए। हाँ, प्रेजेंटेशन आई एम शेयरिंग, पता नहीं क्यों स्टॉप हो गया है। शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको 3 तरह के स्केलर समझाना चाहता हूँ। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आप ये स्केलर को जो है लिख के रखिए और देखिए स्केलर क्या होता है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि स्केलर क्या होते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके के स्केलर तो ऑलरेडी बता दिए हैं, स्टैंडर्ड स्केलर और मिनमैक्स स्केलर। तो आज एक और नया स्केलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, जिसको बोलते हैं रॉबस्ट स्केलर। तो अब किस किस कंडीशन में यूज करते हैं अपन, मैं आपको थोड़ा पीपीटी की मदद से बताता हूँ। तो मतलब अब आप सबसे पहले यही क्वेश्चन रखेंगे एज ए अच्छा स्टूडेंट, कोई भी अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास डाटा है, डाटा सेट में डाटा है, तो इसकी स्केलिंग करने की जरूरत। स्केलिंग क्या होती है? सबसे पहले भाई मान लीजिए कि हमारे डेटा सेट में जो है सिर्फ 10 ही वैल्यू है, 10 ही वैल्यू है। कॉलम ए जो है उसमें 1 to 10 है, पहला जो है 1 है और 10वां वाला 10 है, इस तरह का नंबर है। कॉलम 2 जो है उसमें 100 से 1000 तक, कॉलम 2 में 100 से 1000 तक। तीसरा कॉलम है सी है, उसमें 1000 से 10,000 तक, 10 वैल्यूज है सब में। एक में 1 से 10 तक, एक में 1000 से 100 से 1000 तक, और तीसरे में 1000 से 10,000 तक वैल्यू है। अब आप उससे जो है वो के मींस एल्गोरिथम निकाल रहे हैं, या फिर उससे आप लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, या फिर जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका ये जो, जैसे के मींस कर रहे हैं आप, तो के मींस में आपने देखा था कि जो है डिस्टेंस निकालना पड़ता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं पॉइंट्स के बीच का। तो जब आप इस तरह का, जब कुछ कुछ क्वांटिटी टेंस में है, कुछ थाउजेंड्स में है, कुछ 10,000 में है, इसमें जब आप यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो बायस्ड आएगा, क्योंकि जो है तीनों आपके जो है फिगर जो है वो तीनों वेरिएबल एबीसी जो है वो एक सेम स्केल के ऊपर नहीं। पर अगर आप क्या करेंगे कि सभी वेरिएबल्स को एक ही स्केल पे डाल देंगे, या तो 0 to 1 डाल देंगे, सभी को अगर आप स्केल कर दें 0 to 1, अगर आप हेलो, सर प्रेजेंटेशन फिर से रुक गया है। हाँ सर। हाँ वो कुछ प्रॉब्लम है फोन में ही यार। अभी दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन वगैरह? नो सर। स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी। आप स्क्रीन दिख रहा है? आप स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है।
तो ये 2 बार कट गया। फोन में कुछ प्रॉब्लम है यार, बार बार कट जा रहा है। मैंने फोन से अनलॉग इन कर रखा है ना, तो इस बार मैंने वाईफाई से ले लिया है, कोई बात। तो अगर हमारे सारे वेरिएबल को हम एक ही स्केल पे ले आए, एक ही स्केल पे ले आए मतलब सबको 0 से 1 के बीच में ले आए, या सबका मीन 0 करके स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर दे, किसी भी एक कॉमन क्राइटेरिया के स्केल पे ले आए अपन, तो जो हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी का और बी और सी का, तो कंपेरेबल होगा ना, क्योंकि ए बी और बी सी जो है दोनों एक ही स्केल पे है, दोनों वेरिएबल एक ही स्केल पे है। तो जब उसका आप यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी और बी सी चूंकि वो एक ही स्केल पे है, उनका जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, वो कंपेरेबल होगा। अगर ए 10 में होगा और बी जो है आपका थाउजेंड्स में होगा, और जो है सी जो है 10,000 में होगा, और आप यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे, तो आप ए बी के डिस्टेंस को बीसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबका स्केल अलग अलग है। तो कई हमारे ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं जहां पे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं, या फिर लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो कोएफिशिएंट की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर, मतलब हमारा काफी कुछ इंफ्रेंसेस या कोएफिशिएंट की स्ट्रेंथ के ऊपर जो हम काम करते हैं, हम काफी जो रिजल्ट निकालते हैं वो कोएफिशिएंट की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है काफी कुछ डिपेंडेंट होता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, और के मींस एल्गोरिदम, और ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जिनमें कि हम सारे को सेम स्केल पे ले आए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो हमारे एल्गोरिदम का जो है कन्वर्जेंस बेटर होता है, मतलब एक तो जल्दी सॉल्व होता है एल्गोरिदम, और दूसरा उसकी एक्यूरेसी जो है, जो मतलब बढ़ने के जो है चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड स्केलर, एक तरीका है स्टैंडर्ड स्केलर। 3 तरह के स्केलर अवेलेबल है हमारे जो जो scikit-learn में। 3 तरह के स्केलर नॉर्मली हम यूज करते हैं। एक है स्टैंडर्ड स्केलर, एक है मिनमैक्स स्केलर, और एक है रोबोट स्केलर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। तो स्टैंडर्ड स्केलर में ये देखिए, आप जो फार्मूला जो फार्मूला मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फार्मूला मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ये हाईलाइट किया है मैंने फार्मूला। ये फार्मूला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, या जो मैं इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अभी ऑरेंज में। ये फार्मूले को देखिए मैंने ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया, फार्मूले को मैंने ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप ये देखिए, आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपका कॉलम में 10 वैल्यू है, आपके डाटा सेट में अगर डाटा सेट पे टोटल 10 रो हैं, तो कॉलम ए में 10 वैल्यू, तो आप सबसे पहले पहली वैल्यू को लिखिए। पहली वैल्यू में से 10 वैल्यूज का मीन माइनस कर दीजिए, मतलब जो मीन 10 वैल्यू है उनको जोड़ के 10 वैल्यू को जोड़िए, x1 टू a1 टू a10 टू a10 सारी वैल्यू जोड़िए और उसको 10 से डिवाइड करिए, तो मीन आ जाएगा। मीन आ गया तो आपका a1 फिर a1 लीजिए, सो a1 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। a1 टू a10 का जो है आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको अभी भूलने जैसा हो रहा है, तो अभी आप लिख के इसको थोड़ा सर्च कीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो आप जो है 10 वैल्यूज हैं, तो उसका आप मीन भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो a1 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये स्केलिंग हो गई उसकी, तो एक वैल्यू आ गई उसकी। फिर जो है a2 को लीजिए, a2 माइनस मीन डिवाइडेड बाय सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से आप जो है 10 कॉलम, जो 10 आपके वेरिएबल्स हैं, 10 आपके कॉलम में जो 10 रोज हैं, एक ही जो 10 वैल्यूज है, उन सब में से जो है मीन को माइनस करिए और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो टोटल 0 हो जाएगा पूरे कॉलम का। कॉलम का जो मीन है वो 0 हो जाएगा, कॉलम का मीन 0 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आप बी पे भी लगाइए, सी पे भी लगाइए, पर ये ध्यान रखिए कि बी का मीन जो है वो बी से निकालेंगे, और बी का स्टैंडर्ड डेविएशन बी से निकालेंगे। सी का जो मीन है वो सी कॉलम से निकालेंगे, और सी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सी कॉलम से निकालेंगे। तो ऐसा तीनों में आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आपको क्या फायदा हुआ, तो ए भी जो है, ए का भी मीन 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा। बी का भी जो है मीन 0 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया। सी का है, उसका भी मीन 0 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया।
ठीक है, तो आपको क्या फायदा हुआ कि मतलब आपके तीनों कॉलम है वो सेम स्केल पे आ गए। सेम स्केल पे कैसे आ गए? तीनों कॉलम का जो मीन है वो 0 है, और स्टैंडर्ड तीनों कॉलम का जो इंडिविजुअल मीन है वो 0 है, और जो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 हो गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड, ये मतलब ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ते हैं उससे ये लिया गया है, ठीक है ना, तो उससे प्रेरित है ये। दूसरा होता है मीन मैक्स स्केलर। आपके जैसे आपके ए में जो है, ए में जो है आपका अगर 1 मिनिमम है और 10 मैक्सिमम है, तो मैक्स माइनस मिन कितना आएगा, कोई बताएगा? ए जो है मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 10 है, तो मीन माइनस मैक्स कितना आएगा? 9। 9 आएगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू को लेंगे, मतलब एक्स की जगह पहले फर्स्ट 1 रखेंगे। मिनिमम मतलब 1, मिनिमम मतलब 1, मिनिमम वैल्यू 1 है ना, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9, 1 माइनस 1 मतलब 0 डिवाइडेड बाय 9, तो 0 हो गया। दूसरी वैल्यू को लेंगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, मिनिमम कितना है 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, न्यूमरेटर डिवाइडेड, न्यूमरेटर वही रहेगा 9, 2 डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू 9 हो गई। x इज इक्वल टू 3 लेंगे, x इज इक्वल टू 3 लेंगे, 3 माइनस मिनिमम वही है 1, सो 3 माइनस 1 ये हो गया 2, और जो है आपका जो जो डिनोमिनेटर वही रहेगा 9, सो 2 डिवाइडेड बाय। ऐसे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी जितने भी वो कॉलम में वैल्यूज है सबको लगा दें। तो ये आपने मीन मैक्स स्केलिंग कर ली। तो आपने क्या किया, उसमें से मीन माइनस करके मैक्स माइनस मीन का डिफरेंस जो है आपने डिवाइड कर दिया। तो इससे आपको क्या मिलेगा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि मतलब मीन जो है वो तो ये गलत लिखा है, ये जो है, तो ये ध्यान रखिए। तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि जो है आपके सारे फीचर्स जो हैं, सारे एबीसी फीचर, आपके पास तीन तीन कॉलम है, ए बी और सी, तो आपको ए का भी जो है मिनिमम 0 मिल जाएगा और मैक्सिमम 1 मिल जाएगा। तो आपके सारे फीचर 1, 0 और 1 के बीच में स्केल हो जाएंगे। कैसे स्केल हो जाएंगे? आप सबसे बड़ी वैल्यू उठाइए एक्स की, आपके 1 to 10 है ना, मैक्सिमम डाटा सेट में आपकी वैल्यू 1 to 10 है ना, तो आप मैक्सिमम वैल्यू 10 उठाइए। मिनिमम कितना है आपका? मिनिमम जो है 1 है, तो एक 10 माइनस 1 9 हो गया, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम वो भी 9 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो गई, 9 डिवाइडेड बाय 9 1 हो गया, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो गई। ठीक है ना? तो आपका जो वैल्यूज थी 1 to 10 जो न्यूमरिक्स थे, वो जो है 1 0 और 1 के बीच में जो है स्केल हो गए, और बाकी जीरो, मिनिमम और मैक्स 0 और 10 के बीच में जितने भी वेरिएबल रहेंगे वो सब फ्रैक्शन में चले जाएंगे, लेस देन 1 में चले जाएंगे। तो मिनिमम आपका 0 हो गया, मैक्सिमम 1 हो गया, और बीच के सारे नंबर जो थे 2 to 9 वो जो है फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो ये ऐसा का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप कॉलम बी को लगाइए, कॉलम सी को लगाइए, आपके पास जितने भी कॉलम है सबको लगाइए। तो आप जो है मीन और मैक्स जो है, मीन और मैक्स जो है बी के लिए जो है, मीन और मैक्स जो है वो बी के लिए सेपरेट कैलकुलेट करेंगे और सी के लिए सेपरेट कैलकुलेट, कॉलम सी के लिए सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या फायदा हुआ? आपको ये फायदा हुआ कि आपके सबके जो है सब सब जो है आपके वेरिएबल्स ए बी सी 3 वेरिएबल थे, इसकी स्केलिंग हो गई बिटवीन 0 to 1। स्टैंडर्ड स्केलर ने क्या किया था? स्टैंडर्ड स्केलर ने क्या किया था, मीन जो है 0 कर दिया था और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर दिया। स्टैंडर्ड स्केलर ने मीन को 0 किया था और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 किया था। मिन मैक्स स्केलर क्या करता है, जो है उसको मिनिमम वैल्यू को 0 कर देता है और मैक्सिमम वैल्यू को 1 कर देता है। और अगर आपके डाटा सेट में निगेटिव वैल्यूज हैं, अगर आपके डाटा सेट में नेगेटिव वैल्यू भी है, तो जो है आपकी स्केलिंग 0 और 1 के बीच में ना होकर -1 और 1 के बीच में हो जाए। अगर आपके डाटा सेट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो आपका जो जो डाटा कॉलम में, अगर आपके डाटा कॉलम में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, तो मिन मैक्स स्केलर आप लगाएंगे तो सबके सब जो है 0 और 1 के बीच में स्केल हो जाएगी। मगर आपके कॉलम में अगर नेगेटिव वैल्यू में, डाटा कॉलम में फीचर में नेगेटिव वैल्यूज भी है, तो ये स्केलिंग -1 और 1 के बीच में हो जाएगी। ठीक है? पर अब मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं कि जैसे आप यहाँ जो माइनस कर रहे हैं मीन से, वो डिवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से,
तो आपके अगर डाटा सेट में हेवी आउटलायर्स है, तो मुझे कोई बताया कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या आउटलायर का इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आउटलायर्स का हाँ सर पड़ेगा। पड़ेगा ना। तो मीन जो है, अगर हेवी आउटलायर है तो आपका मीन भी जो है वो आउटलायर की तरफ चला जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा ना, आपका एवरेज बढ़ जाएगा क्योंकि आउटलायर है। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड स्केलर है ये आउटलायर से हेवीली अफेक्टेड होता है। मतलब अगर आपके डाटा सेट में आउटलायर है तो आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ा जाता है, तो ये मतलब हेवीली इफेक्ट होता है। तो यहाँ स्टैंडर्ड स्केलर नहीं लगाते हैं तब जब आउटलायर होता है। दूसरा ऐसा ही है, मिनिमम मैक्सिमम जब आप कर रहे हैं, मिन मैक्स स्केलर लगा रहे हैं, तो मीन और मैक्स के आउटलायर से अफेक्ट होंगे। मीन आपका जो है 0 रहेगा और आउटलायर अगर 1000 है तो आउटलायर 1000 हो जाएगा मैक्स जो है। तो मिन मैक्स स्केलर भी नहीं लगाते हैं। तो आउटलायर के प्रेजेंस में हमको क्या करना है? आउटलायर के प्रेजेंस में हम एक और स्केलर यूज करते हैं, उसका नाम होता है रोबस्ट स्केलर। तो रोबस्ट स्केलर में क्या होता है कि हम जो स्केलिंग करते हैं उसका जो उसमें ना आउटलायर को अलग हटा दें। अब देखिए कैसे स्केलिंग करते हैं। ये देखिए, मैं इसको आपको आपके लिए जो है मैं इसको आपके लिए ऑरेंज कर दिया मैंने इसको, सॉरी ऑरेंज कर देता हूं इसको। ये देखिए ऑरेंज में आपको दिख रहा है, देखिए। तो आप जो है जो माइनस कर रहे हैं वो मीडियन से माइनस कर रहे हैं। मीडियन मतलब 50th परसेंटाइल पे, 50th परसेंटाइल पे जो वैल्यू है उससे माइनस कर रहे हैं, मीडियन से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो मीडियन जो है वो कभी भी आउटलायर से अफेक्ट नहीं होती है। मीडियन का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास डाटा सेट में अगर आपके पास 5 वेरिएबल है, अगर आपके डाटा आपके 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 अगर डाटा कॉलम में 5 रोज हैं, 5 वैल्यूज है आपके डाटा कॉलम में, फीचर में 5 वैल्यूज हैं आपके फीचर में, जो तीसरी वैल्यू है उसको हम मीडियन बोलते हैं, मिडिल वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। तो आउटलायर ऊपर नीचे कितने भी होने दो, जीरो की तरफ भी, नीचे की तरफ भी आउटलायर होने दो, ऊपर की तरफ भी आउटलायर होने दो, पर मेरा मिड वैल्यू जो तो कभी चेंज नहीं होगा ना, मेरा मिड वैल्यू तो वही रहेगा। तो हमने 50th परसेंटाइल ले लिया, मतलब मीडियन ले लिया। और जो नीचे से नीचे जो डिवाइड करते हैं वो हम 75th परसेंटाइल पे और 25th परसेंटाइल पे जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो अगर आप भूल गए हैं परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा नोट करिए और घर जाके मतलब देखिए। अभी जब आप वापस जब बंद करेंगे इसको तब देखिएगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल पे डिफरेंस क्या होता है, 25 परसेंटाइल क्या होता है, 50 परसेंटाइल क्या होता है, 75 परसेंटाइल क्या होता है। तो एक बार अगर आप देखेंगे तो मतलब अच्छा होगा आपके लिए। तो 50th परसेंटाइल पे जो वैल्यू है उसको मीडियन लेते हैं, और फिर जो 75th परसेंटाइल पे जो वैल्यू है उसको लेते हैं, और जो 25th परसेंटाइल है वैल्यू उस पे लेते हैं। मतलब हमने जो लोअर की तरफ जो बहुत कम वैल्यू की तरफ आउटलायर थे उनको भी हटा दिया, और जो मैक्सिमम की तरफ जो बहुत आउटलायर थे उनको भी हटा दिया। तो 75th परसेंटाइल का वैल्यू माइनस 25th परसेंटाइल का वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर में आता है। और न्यूमरेटर में क्या आता है, जो वैल्यू है आपकी x1 x2 x3 या a1 a2 a3 जो वैल्यू है उसको हम मीडियन से माइनस करते जाते हैं, मीडियन से माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला लगाते हैं। ये जो फार्मूला, ये जो मैंने आपको फार्मूला, ये जो फार्मूला जो नीचे लिखा है ना, वैल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में वैल्यू माइनस मीडियन अपॉन P75 माइनस P25। P75 मतलब 75th परसेंटाइल पे कौन सी वैल्यू है, P25 मतलब 25th परसेंटाइल पे कौन सी वैल्यू है, मीडियन मतलब 50th परसेंटाइल पे कौन सी वैल्यू है। इस तरह से जब हम ये जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो जो है हमारा जो है हम जो है वो आउटलायर को अवॉइड कर देते हैं, नीचे की तरफ के आउटलायर को भी अवॉइड कर देते हैं, ऊपर की तरफ भी आउटलायर को अवॉइड करते हैं। तो जो हमारे इसमें हमको लग रहा है कि आउटलायर बहुत ज्यादा है हमारे डेटा सेट में, तो फिर हम वहां पे रोबस्ट स्केलर यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अब अपन जो है रोबस्ट स्केलर का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे अपन एक कोड भी देखेंगे, इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग कोड है अपने पास। ये देखिए, तो ये कोड है अपने पास। ये इससे कुछ नहीं किया है, पांडास, नमपाई और प्री प्रोसेसिंग, मैटप्लॉटलिब, इन सबको एक सीबॉन, इन सबको इंपोर्ट किया है जो आपके यूजुअली इंपोर्ट है। इसमें आपके लिए नया कुछ नहीं। डाटा फ्रेम को पढ़ा है,
डाटा फ्रेम को पढ़ के इसने यहाँ पे दो नई चीजें की हैं। यहाँ पे इसने एक ये किया है, देखिए मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ अगर ये आ जाता है इसमें तो। हाँ, तो मैं ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये दिख रहा है आपको, x1 इज इक्वल टू, ये हाईलाइट कर रहा हूँ ये दिख रहा है आपको? यस सर। पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा है? पढ़ने में आ रहा है ना मैडम? यस सर आ रहा है। हाँ, तो ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है विद लो आउटलायर। मतलब एक ऐसा फीचर या ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें आउटलायर कम है। तो देखिए उसने कैसे क्रिएट किया है, मैं कैसे क्रिएट किया है समझाने के लिए मैं सोमन को हैंड ओवर करूंगा, उसको मैं चांस देना चाहूंगा ये समझाने का कि उसने कैसे क्रिएट किया है। और एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसने क्रिएट किया है हाई आउटलायर का। तो मतलब दो फीचर क्रिएट किए इसने, x1 और x2। x1 जो है वो लो आउटलायर का है और x2 जो है वो हाई आउटलायर का है, ज्यादा आउटलायर का है। तो मैं चाहूंगा कि सोमन स्क्रीन शेयर करे और जो है आप लोगों को समझाएं कि मतलब किस तरह से, मतलब ये जो है कोड, ये दो लाइन ऑफ कोड है। एक तो ये x1 की लाइन ऑफ कोड और ये x2 ऑफ लाइन ऑफ कोड, ये दो लाइन ऑफ कोड किस तरह से काम कर रही है। तो ये आपको अभी सोमन जो है स्क्रीन शेयर करके समझाएगा। सोमन स्क्रीन शेयर करो। थैंक यू सर। उसमें एक छोटा सा चेंज है कि वो आउटलायर बता रहा है कि किस साइड में है। नहीं, आप थोड़ा स्क्रीन शेयर करिए इसमें। हाँ, मेरी प्रेजेंटेशन स्क्रीन विजिबल है? हाँ, ओके सो ये जो हमारा कोड है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहा है। numpy जो हमारा लाइब्रेरी है उसके अंदर रैंडम मॉड्यूल बिल्ट इन होता है जो कि रैंडम वैल्यूज पिक करता है, और वो रैंडम वैल्यूज जो है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पिकअप कर रहा है। तो इसमें तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाता है इसमें हम जो भी उसका मीडियन स्पेसिफाई करेंगे, एक वो मीडियन की वैल्यू लेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लेगा। यहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन दी है 1 2 3 ये स्टैंडर्ड डेविएशन से, और 0 के ऊपर हमारा मीन आता है, उसकी वैल्यू लेगा और हमारे जितने भी सैंपल्स का साइज हमने दिया है उस सैंपल साइज को इस एरिया में क्रिएट करेगा, इस रेंज में क्रिएट करेगा। तो ये मैंने बना के रखा है जैसे हमारा कोड है। तो इसमें np.random.normal log20, लॉग जो है उसका मतलब होता है मीन। तो हमारा जो मीन है डेटा का उसको 20 के अराउंड सेंटर किया है। उसके ऊपर स्केल हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, तो टू को स्टैंडर्ड डेविएशन कंसीडर करते हुए साइज 1000, उसने 1000 सैंपल्स बनाए हैं। तो हमें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले सैंपल्स ऐसे मिल जाते हैं। अब उससे दो तरह के उसने एरेज क्रिएट करे हैं। एक है ऐसा एरे जिसमें कि आउटलायर्स लोअर साइड पे हैं। ये देखिए आउटलायर्स जो है लेफ्ट साइड पे हैं। इसमें जितने हमारे आउटलायर्स हैं वो डेटा के लेफ्ट साइड में आते हैं, तो ये लोअर साइड वाला जो पहले देखा था। और एक है जिसमें आउटलायर्स जो है वो मोर देन द डेटा, मतलब अपर साइड ऑफ द डेटा पे आते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल इसी फॉर्मूले का यूज किया है। उसमें सिर्फ उसने दो चीजें किया है। एक, ज्यादा सैंपल्स वाला डेटा क्रिएट किया है D1, जिसमें हमने 1000 इंस्टेंसेस लिए थे, 1000 सैंपल्स लिए थे। और उसके बाद एक कम सैंपल क्रिएट किया है जिसमें 25 सैंपल्स लिए इस एग्जांपल में, और उन दोनों को वो कंकैटिनेट कर दे रहा है। जो पांडास की कंकैटिनेट मेथड होती है उसके थ्रू दोनों को ऐड कर दे रहा है। अब इसमें हो ये रहा है क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस रीजन में है, तो मीडियन भी यहीं पे लाई करता है। 1025 को अगर हम मतलब 2 से डिवाइड करें तो 512, तो 512 वाला जो इंस्टेंस हमारा जो भी आएगा वो इसी एरिया में आएगा। उसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारा मीडियन भी इसी पॉइंट पे है, और मीडियन इसी पॉइंट पे है तो जो हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज बना के हम आउटलायर के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं, तो ये जो हमारा सेकंड सैंपल लिया था 25 सैंपल्स वाला छोटा डेटा लिया था वो आउटलायर रीजन में आ जाता है। तो उसने लोअर साइड आउटलायर्स के लिए पहले एक मेजर सैंपल क्रिएट किया 20, और 20 से कम उसने एक और सैंपल किया 25 सैंपल्स वाला, जिसमें 1 मीन है, 1 के अराउंड उसने जो 1 वैल्यू उसके अराउंड डेटा क्रिएट किया है। और सेकंड
और यहाँ पे 20 के अराउंड डेटा क्रिएट किया है 1000 सैंपल्स का। तो इस डेटा तो बेसिकली हमारे लिए ये डेटा मेन है, और इस डेटा के अराउंड ये जो सेकंड वाला एरे क्रिएट हुआ है उस वो आउटलायर रहेगा। ऐसे ही अगर हम हायर आउटलायर्स के इसमें आते हैं तो वापस से उसने 30 के अराउंड 1000 सैंपल्स क्रिएट किए हैं, मतलब मेजर सैंपल्स जो हमारे वो 30 के अराउंड क्रिएट किए हैं, तो हमारा मीडियन भी ऑलमोस्ट वहीं पे रहेगा। और बाद में उसने 50 के अराउंड 25 सैंपल्स क्रिएट किए हैं, जो माइनॉरिटी सैंपल्स हैं वो 50 के अराउंड क्रिएट किए। तो ये हमारा मेजर डेटा हो गया, इसके लिए आउटलायर। अब क्योंकि ये वाला जो सैंपल है हायर हायर आउटलायर में, जो माइनॉरिटी क्लास वाला सैंपल है वो क्योंकि इसके मीन से बड़ा है, तो ये हमारा हायर साइड पे आ गया। ये देखिए ये 50 के अराउंड है पूरे आउटलायर्स, और ये हमारा मेजर डेटा जो हमारा मेजॉरिटी डेटा है 1000 सैंपल्स वाला। और वैसे ही लोअर साइड के लिए ये हमारा 1000 सैंपल्स वाला डेटा और उसके उससे कम वैल्यू के आउटलायर्स, तो ये लोअर साइड पे आउटलायर्स आ गए इस। और ये फिर उसके बाद इसका डेटा डिस्क्रिप्शन निकाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा हमने कंकैटिनेट कर दिया, उसके बाद ये लोअर जो यहाँ पे x1 दिख रहा है वो लोअर है और x2 दिख रहा है वो अपर नाम दिया है मैंने। तो जो 50% दिख रही है देखिए मीन मीन और मीडियन जो है वो ऑलमोस्ट आसपास ही है। हमने जो छोटा सैंपल आउटलायर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया वो बहुत कॉर्नर पे इंट्रोड्यूस किया, उसके बावजूद भी मीन और मीडियन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मेजोरिटी क्लास 1000 सैंपल्स कंपेयर टू 25 सैंपल्स, तो मीडियन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने एक सैंपल मतलब एक डेटा क्रिएट किया है जिसमें हमें एक साइड पे मिलते हैं आउटलायर्स ऑन लोअर साइड और एक में मिलते हैं आउटलायर्स ऑन अपर साइड, लाइक दिस। बस इतना ही। थैंक्स सुमन। तो अब आप स्टॉक शेयर कर सकते हैं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। अच्छा, तो है ना, मैं सुमन को मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा। उसने क्या किया है कि जितने भी प्रेजेंटेशन और जितने भी प्लॉट्स थे और जितने भी स्लाइड है उसने खुद क्रिएट किया आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो है ना मतलब ये कहीं मिली नहीं है उसको। ये उसने ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन और जो उसने एक्सप्लेनेशन है खुद तैयार किया। तो इसी तरह का प्रेजेंटेशन आप लोगों से भी एक्सपेक्टेड है कि जब आपको कुछ छोटा भी एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो आप जो है डाटा साइंस में हमेशा विजुअल्स और फिगर्स के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। ये डाटा साइंटिस्ट से एक्सपेक्टेशन होता है। तो आज मेरे को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सोमन वाज 95% पास इन द एग्जाम। ठीक है। थैंक यू तो सर। अभी देखिए क्या किया है। तो इसने क्या किया है ये समझ लीजिए कि एक एक जो है x1 उसने क्रिएट किया कि x1 जो क्रिएट किया वो उसने विथ लोअर साइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो है लोअर साइड पे उसने जो है डाटा जो क्रिएट किए आउटलायर, और जो है x2 है उसने हायर साइड पे क्रिएट किया। तो इसका कोड आपको अभी तक इसने समझाया सुमन। ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है। 20 जो है आपको मीन देना है, जहाँ पे 2 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन देना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल देना है। ठीक है ना। तो ये 20 से देखिए दूसरा वाला उसने कम वाला दिया है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है ना, जोड़ रहा है दो डाटा सेट को। तो ये एक सेट ऑफ वेरिएबल्स है और ये एक सेट ऑफ वेरिएबल्स है, दोनों को जोड़ रहा है। तो एक में 1000 सैंपल है, एक में 25 सैंपल। एक का मीन जो है 20 है और दूसरे का मीन जो है 1 है ना। तो ये एक जो है वो 20 के लेफ्ट में चला जाएगा। और दूसरे इसमें क्या किया है इस बंदे ने, इस बंदे ने कि जो है एक 30 के आसपास जो है 1000 सैंपल बनाया, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रखा, और फिर जो है 30 के राइट में इसने जो है दूसरा सैंपल बनाया, मतलब वो हायर साइड के आउटलायर बनाया 25 ही। तो उसने 25-25 आउटलायर दोनों में डाले, एक में लेफ्ट साइड में डाले मतलब लोअर साइड में डाले, और एक में हायर साइड में डाले। तो ये मतलब हमारा दो जो है हमारे वेरिएबल बन गए। तो ये दो वेरिएबल बनने के बाद उसने उसका जो है, हाँ, तो उसके बाद एक्स कहाँ बनाया है,
x जो है, ये देखिए, तो ये x जो है ये x1 और x2 उसने पहले क्रिएट कर लिए, x1 और x2 क्रिएट कर लिया और उसका एक उसने डाटा फ्रेम बना लिया pd डॉट डाटा फ्रेम से। तो आप चाहें तो ये x1 और x2 की जो स्टेप है ये बाहर भी क्रिएट कर सकते, मतलब इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हैं और x1 x2 सेपरेटली क्रिएट करके भी आप डाटा फ्रेम बना सकते हैं, जैसे इसने एक स्टेप में कर दिया ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, तो आपका x बन गया, x आपका डाटा सेट है, डाटा सेट में एक वेरिएबल x1 है और एक x2 है। x1 में जो है लोअर साइड पे आउटलायर है, x2 में हायर साइड पे आउटलायर। अब उसने क्या किया कि अब आप देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो आपके सामने जो फिगर आया ना, तो इस तरह के बने हैं जो आप x1 देख रहे हैं। सबसे पहला फिगर देखिए, इसमें 4 फिगर है, सबसे लेफ्ट वाला देखिए, x1 जो है, x1 इज लाल वाला जो है वो x1 है और ये जो है x2 है। तो इस तरह के प्लॉट है। तो ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना है, एक जो है लेफ्ट में आएगा एक राइट में आएगा, क्योंकि अपने मीन ऐसा सिलेक्ट किया है, एक का मीन अपने 20 सिलेक्ट किया है, एक का मीन 30 सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से दो आपके x1 x2 बनाएंगे। इट इज बिफोर स्केलिंग, राइट? तो ये बिफोर स्केलिंग है ना, तो ये बिफोर स्केलिंग है। उसके बाद उसने क्या किया जो है, उसके बाद उसने क्या किया कि ये बिफोर स्केलिंग हो गया। उसके बाद उसने सेकंड स्टेप क्या किया है, कुछ नहीं किया, स्टैंडर्ड स्केलर लगाया। नहीं, सबसे पहले उसने रॉबर्ट स्केलर ने, मैं आपको सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड स्केलर बताऊं। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन में, ये स्टैंडर्ड स्केलर लगाया है। इसने क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलर को सबसे पहले इसने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद जो है स्केलर डॉट फिट डॉट ट्रांसफॉर्म, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स कर दिया। एक्स कर दिया, एक्स मतलब क्या है, आपका डेटा सेट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिए, एक स्टैंडर्ड डीएफ को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। कॉलम स्टैंडर्ड डीएफ जो है आपका, ये जो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म है, इसके आपको नंपाई अरे मिलेगा। तो इसको इसने वापस जो है डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और कॉलम के नाम जो है x1 x2 वापस दे दिए। अब इसने यहाँ क्या किया है, जो देखिए, फिर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसने क्या किया है, ये देखिए, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसके बाद इसने कुछ नहीं किया है, ये जो है केडी प्लॉट बनाया है। एक बार x1 प्लॉट किया है, ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट लाइन में x1 प्लॉट किया है, दूसरी लाइन में x2 प्लॉट किया है और तीसरी लाइन में टाइटल दिया है। तो ये आप SNS कई बार C1 में कर चुके हैं। तो आप जो है ये सिर्फ x1 का हिस्टोग्राम बनाया, x2 का हिस्टोग्राम बनाया और टाइटल दिया है स्टैंडर्ड स्केलर से, स्टैंडर्ड स्केल करने के बाद, है ना। तो आप देखिए कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो आप जो है पहले से तीसरा नंबर देखिए, जो पहला फिगर नहीं तीसरा फिगर देखिए, आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग इसका टाइटल है, आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग। तो दोनों जो x1 x2 थे, जैसे आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं, दोनों का जो एक का मीन 20 था, एक का मीन 30 था, है ना। अब दोनों का मीन 0 हो गया है, देखिए आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग, आफ्टर दोनों का मीन जो है 0 हो गया है और जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 हो गया है। तो दोनों ही जो एक दूसरे के ऊपर करीब करीब ओवरलैप कर रहे हैं, x1 और x2। तो देखिए अभी मीन मैक्स स्केलर के बाद क्या होता है। मीन मैक्स स्केलर मतलब वही उसने क्या किया, अभी यहाँ पे मीन मैक्स स्केलर जो है, यहाँ पे मीन मैक्स, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कोड। तो पहली लाइन में इसने मीन मैक्स स्केलर को जो है, मीन मैक्स स्केलर को इंस्टेंशिएट किया, पहले ऊपर इंपोर्ट कर लिया होगा कहीं, इंपोर्ट करने के बाद उसने इंस्टेंशिएट कर दिया। वही जो है फिट डॉट ट्रांसफॉर्म करके उसने एक्स को, एक जो अपना ओरिजिनल डेटा सेट था उसको स्टैंडर्ड मीन मैक्स स्केलर पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, मीन मैक्स स्केलर पे। और वही जो है उसने डाटा फ्रेम बना के फिर इसने जो है ये देखिए यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर उसने ट्रांसफॉर्म करने के बाद x1 का हिस्टोग्राम बनाया, x2 का हिस्टोग्राम बनाया। तो देखिए किस तरह का बना है, ये देखिए किस, सबसे लास्ट वाला फिगर देखिए आप, फोर्थ वाला, आफ्टर मीन मैक्स स्केलिंग। तो मीन मैक्स स्केलिंग में क्या होता है कि जो है मिनिमम 1 हो जाता है डेटा का और मैक्सिमम 1 हो जाता है, मिनिमम 1 हो जाता है, मिनिमम 0 हो जाता है, मैक्सिमम 1 हो जाता है। अगर आपका सारा डेटा पॉजिटिव है तो मिनिमम 0 हो जाएगा और मैक्सिमम 1 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो दोनों का मीन अलग अलग रहेगा। देखिए x1 का भी मीन अलग आया है और x2 का मीन भी अलग आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को जो है स्केलिंग किया है। तो दोनों का मीन अलग अलग प्लॉट हुआ, देखिए x1 अलग प्लॉट हुआ,
ग्रीन वाला जो है वो x2 है और ब्लैक वाला जो है x1, दोनों अलग अलग प्लॉट हुए। यही स्टैंडर्ड स्केलिंग के ऊपर देखिए, स्टैंडर्ड स्केलिंग पे एक दूसरे के ऊपर प्लॉट हुए थे। क्यों प्लॉट हुए थे? क्योंकि जो है दोनों का जो मीन था x1 x2 का, मीन 0 था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 था, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा बनेगा ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा बनेगा, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लॉट हुआ है। अब देखिए तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा हमारा स्केलर है रोबोट स्केलर। तो वही रोबोट स्केलर जो है इसने लिया है, रोबोट स्केलर यहाँ पे, रोबोट स्केलर जो ऊपर इंपोर्ट कर लिया है इसने रोबोट स्केलर को, इंपोर्ट करने के बाद उसका इंस्टेंस बनाया, वही फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया और जो है उसका डाटा फ्रेम बना लिया। स्टेप वो की वही है, सिर्फ जो है स्केलर का नाम बदल गया है। ठीक है, तो वही स्टेप जो थी यहाँ इसने, ये देखिए, तो यहाँ एक बार x1 का उसने केडी प्लॉट बना लिया, एक बार x2 का बना लिया। केडी प्लॉट मतलब आप मोरलेस समझिए कि वो हिस्टोग्राम ही है, तो x1 का बना लिया, x2 बना लिया और फिर जो है ये प्लॉट किया। तो अब आप देखिए x1 और x2 क्या कर रहा है। रॉबस्ट स्केलिंग के बाद भी जो रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड स्केलिंग जैसा ही आता है। मतलब रॉबस्ट स्केलिंग भी क्या करता है, जो है डाटा का मीन जो है, कॉलम का मीन जो है 0 बना देता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बना देता है। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग और रॉबस्ट स्केलिंग दोनों क्या करते हैं, मीन 0 बनाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बनाते हैं। पर रॉबस्ट स्केलिंग में एक डिफरेंस है कि जो हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो वैल्यू यूज करते हैं वो 58th परसेंटाइल, 25th परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दीज वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटलायर्स। स्टैंडर्ड स्केलिंग एंड मिन मैक्स स्केलिंग बोथ आर अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। मिन मैक्स स्केलिंग में जो है आपका मीन जो है अलग अलग रहेगा दोनों का, क्योंकि आपने मीन की स्केलिंग नहीं की, आपने स्केलिंग जो है वो जो है 0 और 1 के बीच में की। और यहाँ जो आपने स्केलिंग की स्टैंडर्ड स्केलिंग में, वहां आपने मीन 0 बनाया है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बनाया। जब मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, तो आपका जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होते हैं तो जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक जैसे ही आता है। सेम रिजल्ट जो है आपको रॉबस्ट स्केलिंग से मिला। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरह के अगर दो विथ आउटलायर हम बताते हैं तो किस तरह का मतलब जो है तीनों तरह के स्केलर से डिफरेंस आता है। ये जो है मैं आपको याद पीपीटी जो है, मैं एज ए एक्सेप्शन में आपसे पीपीटी जो है शेयर कर रहा हूँ आज। तो ये पीपीटी आपके पास, ये आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे लिंक है। और इस आर्टिकल को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको काफी जो है इंसाइट्स मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है जो है मिनमैक्स स्केलर बताया, अभी तीन स्केलर बता दिए मैंने आपको। तीनों के प्लॉट जो है वो अलग अलग तरीके से क्यों आ रहा है मैंने ये भी बता दिया। अगर यहाँ किसी को कोई कंफ्यूज है ना, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, प्लीज पूछिएगा। हाँ, लेडीज है क्या क्लास में? यस सर। जागृति आपके समझ में आया? यस सर। और है कोई आपकी कोई फ्रेंड है जागृति आज? नहीं सर, आज सर नव्या भी नहीं लग रही दिख रही है इसमें। नव्या भी दिख रही है ना, तो कोई बात। उद्देश्य आपके समझ में आया क्या? तीनों में डिफरेंस क्या है, मिन मैक्स, स्टैंडर्ड स्केलर और रॉबस्ट स्केलर में? हाँ सर। और ये पीपीटी में वैसे भी आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपके लिए थोड़ा ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपके ये हो गए। अब जो है अब नेक्स्ट अपन जा रहे हैं फीचर सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आई विल गो बैक टू दैट आर्टिकल, गो बैक टू दैट आर्टिकल। तो ये यहाँ तक होगा। अपन तीनों तरह के स्केलर हो गए, तीनों तरह के स्केलर कब कब यूज करना है ये पता चल गया आपको। तीनों तो स्केलर के वैल्यू किसके किसके बीच में स्केल करते हैं ये पता चल गया, इनके प्लॉट्स किससे होते हैं ये पता चल गया आपको। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्केलिंग है, ये स्केलिंग हमेशा हम मशीन लर्निंग मॉडल के जो है लगाने के पहले करते हैं। मशीन स्केल डेटा को हम मशीन लर्निंग मॉडल में डालते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग लगाने के बाद अगर आप स्केलिंग करें उसका कोई यूज नहीं। मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है उसके पहले ही हम डेटा सेट को स्केल करते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्किंग विथ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, राइट? तो नहीं, ये डेट का है पहले। तो डेट फीचर के साथ कैसे काम करते हैं? अगर आपको ये तीनों स्केलर हो गए आपके, अगर आपको अब डेट दे दी गई तो आप क्या करोगे? डेट फीचर्स है ना। अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं। आपके डेटा सेट में जो है
आपके डेटा सेट में आपके डेटा सेट में आपका डेटा सेट है, उसमें मैंने आपको डेट फॉर्मेट में दे दिया, जैसे जैसे ये डेट फॉर्मेट में दिया है। जैसे मैंने आपको दिया 18th ऑफ जनवरी 1971, मेरा बर्थडे है बाय द वे, 18th ऑफ जनवरी, ये डेट दे दी मैंने, डेट इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में दे दी, या मैंने आपको डेट इस फॉर्मेट में दे दी 18th जन 1971, 1971 दे दी मैंने आपको इस फॉर्मेट में दे दी, या मैंने आपको इस फॉर्मेट में दे दिया। जैसे अमेरिकन वापरते हैं ना डेट, अमेरिकन क्या करते हैं, मंथ पहले लिखते हैं, हम मंथ पहले लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अमेरिकन कैसा लिखेगा डेट को, 1/19/1971, इस तरह से अमेरिकन लिखेगा, ये अमेरिकन फॉर्मेट है। ये जो है यूएस फॉर्मेट है, और ये दोनों जो है इंडियन फॉर्मेट है। इंडिया, यूरोप जो है इसी फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो अगर किसी भी फॉर्मेट में अगर आपको डेट दे दी गई, तो आप इससे कैसे प्ले करोगे? आप डेट तो आपके लिए कोई मतलब की नहीं है कि आपसे इसको आपको डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, आप कैसे निकालोगे? ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए ना बहुत ब्यूटीफुल डेट फंक्शन जो है बने हुए आते हैं हमारे जो पाइथन में बड़े ब्यूटीफुल डेट फंक्शंस बने हुए आते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको डेट दी जाएगी, तो देखिए, तो इसमें यहाँ डेट दी है इसने, ये एक डेट दी है अप्रूव डेट और एक दी है क्रिएट डेट। तो दो तरह की डेट है, किसी भी फॉर्मेट में होने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये डेट जो है आपको जनरली ऑब्जेक्ट फॉर्म फॉर्मेट में आएगी, जैसे आपको पाइथन का ऑब्जेक्ट डाटा टाइप पता है ना, तो ये जनरली आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगी, डेट टाइम फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मिलेगी। डाटा सेट में जो होगी ये ऑब्जेक्ट डेट टाइम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगी। तो आप इसको जो है ना, आपको ये फंक्शन लगा के सबसे पहले इसको डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। pd.toDataFrame, इस ये जो है आपने कॉलम नाम, ये कॉलम का नाम है जो मैं हाईलाइट किया है, pd डॉट, इसमें जो है आपने इसको डेट टाइम लगा के डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आप जो है, अगर आपको चाहिए कि दो डेट है, जैसे 1 जनवरी 1971 और 18 जनवरी 1971, ये दो डेट है, 1 जनवरी 1971 और 18 जनवरी, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो आप जब इनको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप डायरेक्टली इस तरह से डिफरेंस ले सकते हैं, इस तरह से आप डिफरेंस ले सकते हैं। तो आपको जो है वो मिल जाएगा, आपको जो है नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे, मतलब 1 - 18 करेंगे आप, तो जैसे आपको 18 मिल जाएगा डिफरेंस। इन दोनों डेट के बीच में 18 दिन का डिफरेंस है, 1 जनवरी और 18 जनवरी के बीच में 18 दिन का डिफरेंस है। तो डेट कोई भी होना, तो 100 साल पुरानी डेट और आज की डेट में भी डिफरेंस लेंगे, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि नंबर ऑफ डेज कितने हो गए टोटल। ठीक है ना? अब आप कुछ बोला, अब आपको किसी कारण में ऐसा चाहिए कि आपको नंबर ऑफ जो डिफरेंस है डेज में नहीं चाहिए, आपको जो डेट जो है नंबर ऑफ सेकंड कितने हो गए इसमें ये चाहिए आप, तो आप जो है ये कोड यूज कर लीजिए, ये कोड यूज कर लीजिए, np डॉट डेट टाइम डेट np डॉट टाइम डेल्टा 64 1, ये कोड आप यूज कर लीजिए। मतलब पहले आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालने के बाद जो है ये एस मतलब सेकंड के लिए, एस जो दिख रहा है ये सेकंड के लिए, तो आप ये कोड यूज कर लेंगे। तो आपको जो है अगर आप ये स्टैक ओवरफ्लो भी सर्च करेंगे तो आपको इसी तरह का कोड मिलेगा। तो अगर आप इस तरह का डेट का डिफरेंस निकाल के अगर आप उसको इससे डिवाइड कर देते हैं फंक्शन से, तो आपको जो है ये डेट टाइम जो है सेकंड में मिल जाएगा। नहीं तो आप कैलकुलेट करते रहे, तो अगर 100 साल का आपको सेकंड में निकालने को दे दिया, तो हो सकता है आप 2 दिन में भी ना निकाल पाए। यहाँ 1 सेकंड में निकाल के दे दिए, दोनों डेज का डिफरेंस दिया, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है नंबर ऑफ डेज में डिफरेंस निकालेगा, और नीचे वाला जो है, और जो पूरा कोड लेंगे आप, तो पूरा कोड जो है आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, आपको आवर्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए तो आप जो है एस है, इसको यहाँ एच डाल दो, एच डाल दो, एस की जगह एच डाल दो, तो आपको आवर्स में मिल जाएगा। दो डेट का डिफरेंस आपको आवर्स में चाहिए तो एस की जगह एच डाल दो। आपको मंथ्स में चाहिए तो मंथ्स डाल दो, मंथ के लिए एम डाल दो, है ना? तो आप इस तरह से सेकंड, मंथ्स और आवर में जो है डिफरेंस निकाल सकते हैं।
और डेज में निकालना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेज में निकालना है तो आप सिंपल डिफरेंस ले लीजिए, आपको डेज में डिफरेंस मिल जाएगा। तो आप चार तरीके से, मतलब सिंपल डेट को आपको सबसे पहले डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगी आपको, डेट टाइम में कन्वर्ट करो। उसके बाद जो है आपको डेट टाइम का जो डिफरेंस है वो आपको अगर सेकंड्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए, मंथ्स में चाहिए, या जो है डेज में चाहिए, आप निकाल सकते हैं। तो ये मतलब जो है आपके कई डाटा सेट में आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपको कभी डिफरेंस सेकंड में चाहिए, कभी मिनट में चाहिए, कभी मंथ्स में चाहिए, कभी जो है ये मिनट है, ये आवर मिनट एंड सेकंड है, सॉरी ये मंथ नहीं है, मिनट है, आवर मिनट एंड सेकंड है, सॉरी वेरी सॉरी। तो ये मिनट है, आवर मिनट और सेकंड, आवर मिनट और सेकंड में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और डेज में तो आपको मिल ही गया है, जिससे सिर्फ सिंपल डिफरेंस ले लोगे तो डेज में डिफरेंस मिल जाएगा। तो कई सिचुएशन ऐसी हो रही है, मतलब ऐसे मेरे टॉप ऑफ द माइंड पे कोई सिचुएशन आ तो नहीं रही है, पर ऐसी कई सिचुएशन होती है जो हमको डिफरेंस सेकंड में चाहिए होता है, आवर मिनट में चाहिए होता है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो ये कोड यूज करके, राइट। फिर आप जो है, आपको जो है चाहिए कि मतलब एक डे है, उसमें उस दिन को सोमवार था, मंगलवार था, जो वो चाहिए आपको, तो ये आप जो है इससे निकाल सकते हो। जैसे ये अप्रूव डेट है, अप्रूव डेट को पहले आपने टू डेट टाइम करके आपने टू डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ये राइट में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखिए कॉलम डॉट डी टी, ये कॉलम जो है आप ध्यान रखिए, कॉलम जो है डेट टाइम फॉर्मेट, डॉट डी टी, डॉट डे करेंगे तो आपको डे मिल जाएगा, डॉट वीक करेंगे तो कौन सा वीक है वो मिल जाएगा, डॉट आवर करेंगे तो आपको आवर मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये डेट टाइम के जो फंक्शन है, आप रेडीमेड आपको यूज करना है, आप बिना लगाए, बिना दिमाग लगाए भी यूज करेंगे तो आपका ये काम, आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, पीरियड ऑफ द डे निकालना है आपको। तो अगर आपको पता करना है कि भाई सुबह 8 AM, एक डेटा है आपका, एक रिकॉर्ड है आपका 8 AM, एक है आपका 1 PM और एक है रात का 10 PM। तो आपको पता करना है सुबह, दोपहर, नाइट। आपको तो पता है कि ये सुबह है, दोपहर है, नाइट है, पर आपको डाटा सेट में चाहिए। तो आप इस तरह से एक छोटा सा फंक्शन बना लीजिए, डाटा सेट में एक छोटा सा फंक्शन बना लीजिए कि अगर मेरा सुबह 0 आवर्स मतलब क्या होता है, रात के 12 बजे ना, तो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक अगर मेरा आवर आ जाए तो उसको मॉर्निंग बोलो। फिर जैसे 12 से आगे मतलब 1 बजे से 4 बजे तक, मतलब 13 आवर टू 16 आवर आ जाए तो उसको आफ्टरनून बोलो। और उसके बाद जो भी बचे उसको इवनिंग बोलो। ये छोटा सा आपने फंक्शन बना लिया है। तो आपका जैसे भी आवर होगा, आवर 1, 2, 3, 15, 14, जो भी आवर की वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। तो आपको क्या करना है, वो कॉलम है, वो कॉलम में आप लगाओ, कॉलम में डॉट मैप करो। और मैप आवर जो है फंक्शन आपने लगाया है, अपन कई बार यूज कर चुके हैं इस तरह का, डॉट मैप। डॉट मैप है तो डॉट मैप एक फंक्शन है, डॉट मैप एक डॉट मैप डॉट डॉट मैप जो है आपका ये पाइथन में स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है। और मैप आवर जो है, जो आपने फंक्शन बनाया है, इसको आप लगा दो तो ये हर एक डाटा सेट में हर एक वैल्यू को उठा उठा के कन्वर्ट कर देगा कि ये मॉर्निंग है, इवनिंग है कि आफ्टरनून, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और फिर मैं आपको आगे थोड़ा ले चलूं तो, हाँ, तो ये डेट टाइम में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछिए। जागृति, आपको समझ में आया डेट टाइम का ये? यस आवाज धीरे आ रही है मैडम। यस सर। आपके आया ढंग से समझ में? हाँ सर। उद्देश्य सर ये आपके? अपन, हाँ मैडम। हाँ सर, ये अपन जैसे कि अभी ये वाले डेटा में भी लगा सकते हैं ना सर? किसी भी डेटा में लगा सकते हो मैडम, बस आपको ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इसके यस जो सर। इंपोर्ट है आपके, इसके जो इंपोर्ट है इसमें ऊपर दिए होंगे, यस सर। ठीक है। यस तो सर। इसके जो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये जैसे है ना, जैसे इसने का इंपोर्ट किया होगा इनको, या नहीं किया है तो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। नहीं, इसने इंपोर्ट नहीं किया है, पर आपको ये डीटी वगैरह से सब इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसडीटी देखता हूँ, एसडीटी अगर उसने इंपोर्ट किया हो तो, कंट्रोल नहीं, एसडीटी
नहीं, इसने इंपोर्ट नहीं किया है, तो आपको ये जो है ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। तो ये डेट टाइम में अगर आप एक नहीं सॉरी अगर आपका डेट टाइम फॉर्मेट में आ गया तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपका डेट टाइम फॉर्मेट में आ गया कोई कॉलम, तो जो है आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डॉट dt। आपको मेरा ख्याल है कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉट dt डॉट ये सब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपको डिफरेंस लेना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो आपको डेट जो फॉर्मेट मिला है उसको आपको पीडी आपने पांडास तो इंपोर्ट कर ही रखा है, उससे आपको डेट टाइम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बार कन्वर्ट हो गया तो फिर आप ये डॉट dt करके डे वीक और आवर जो है निकाल सकते हैं। आप निकाल के देखिए जरा, अगर आपके पास डेट का कोई फंक्शन है तो इसको जरा यूज करके देखिए किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए अप्रूव्ड डे, अप्रूव्ड वीक और अप्रूव्ड आवर जो है ये आ गया। अप्रूव्ड डे जो है, तो अप्रूव्ड डे जो है इसने दिया है कि 25th डे ऑफ द मंथ है। और अप्रूव्ड वीक जो है 30th वीक ऑफ द ईयर है। और अप्रूव्ड आवर जो है वो इतनी बजे, सुबह के 8 बजे, 24 आवर टाइम फॉर्मेट में देखिए इस तरह से जो है आपका कन्वर्ट करके दे दिया है उसने। फिर एक छोटा सा फंक्शन बना लेंगे तो आप, कई बार क्या होता है ना कि जैसे टाइम दिया है आपको कि एक डाटा कॉलम में टाइम दिया हुआ है, भाई सुबह रात के 12 बजे से जो है दिन रात के 11 बजे तक, मतलब रात के 12 बजे से दूसरे दिन 11 बजे तक का आपके पास टाइम में डेटा है। तो आपको इतना ग्रेनुलर डेटा नहीं चाहिए, इतने डिटेल नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये चाहिए कि मॉर्निंग है कि आफ्टरनून है कि इवनिंग है। तो जैसे मेट्रो ट्रेन के किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो आफ्टरनून में जो है ट्रैफिक कम होगा, और मॉर्निंग और इवनिंग में जो ऑफिस के रश आवर होते हैं तो ट्रैफिक ज्यादा होगा। तो आपको इतना भी पता चल जाए कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है तो आपके लिए काफी है, आपका डाटा डाटा आपके डाटा पर डाटा मॉडल के लिए। आफ्टरनून में जो है ट्रैफिक कम होगा, तो आप जो इस तरह के जो 1 2 3 4 जो नंबर आपका जो टाइम दिया हुआ है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा आपके समझ में आया है? यस सर। उद्देश्य हाँ सर। और भी डेट टाइम के काफी फंक्शंस हैं जो आप मतलब थोड़ा अगर सर्च करेंगे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी। पर कॉमन तो यही है जो कि मतलब आपको डे चाहिए होता है, आपको वीक चाहिए होता है। अब मेरे को इसमें एक चीज है कि जैसे मेरे को वीक ऑफ द डे चाहिए, मतलब कि सोमवार है कि मंगलवार है कि बुधवार है ऐसा चाहिए। तो फिर उसके लिए थोड़ी R&D करनी पड़ेगी कि जो नंबर ऑफ डेज जो आ रहा है सोमवार है कि मंगलवार है इसको कैसे कन्वर्ट करना। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई ये R&D करके जो है अगले सेशन में प्रेजेंट करे कि जैसे ये अप्रूव डे आ रहा है ना, डे 25 आ रहा है, डे 5 आ रहा है। अब मेरे को इस दिन वार चाहिए, वार कौन सा है ये भी कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए भी फंक्शन आता है। थोड़ा सा आपको जो है स्टैक ओवरफ्लो या थोड़ा सा वेब सर्च करना पड़ेगा कि ये जो नंबर आ रहा है इसको कन्वर्ट कैसे करना। तो आप में से कोई ये थोड़ा होमवर्क लीजिए, एक्सरसाइज लीजिए और मेरे को बताइए कि जो नंबर ऑफ डेज आता, डे का जो नंबर आ रहा है इसको सोमवार मंगलवार बुधवार इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये भी काम की चीज होती है, ये भी मिल जाता है थोड़ा सर्च करो। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड में भी आपका डेटा हो सकता है। मतलब जैसे आपको दिया है कि सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सिटी इज इक्वल टू बॉम्बे, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, इस तरह की सिटीज दी हुई है। तो सिटी के नाम दिए हुए हैं, तो सिटी के नाम से तो आप, और आपको डिस्टेंस निकालना है कि रतलाम से दिल्ली का कितना डिस्टेंस है। 2 रिकॉर्ड है आपके पास, एक रिकॉर्ड में दिल्ली दिया है, एक रिकॉर्ड में रतलाम दिया है, और आपको डिस्टेंस निकालना है किसी कारणवश उन दोनों के बीच में। अगर टैक्सी है, टैक्सी का प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे हैं तो आपको टैक्सी का भाड़ा कितना होगा वो निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ किलोमीटर चाहिए। या आपका टूर प्लान कर रहे हैं उसके लिए आपको नंबर ऑफ किलोमीटर चाहिए रतलाम और दिल्ली के बीच में। तो ये मैंने तो रतलाम की स्पेलिंग लिखी है और दिल्ली की स्पेलिंग लिखी है, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उनको लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जापान हम 6ठी 7वीं 8वीं में जब थे तो हमको समझाया जाता था कि लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड क्या होता है। धरती को जो है लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड में बांटा गया है। लॉन्जिट्यूड मतलब अक्षांश देशांतर जिसको हम बोलते हैं ना, जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, अक्षांश देशांतर जिसको हम बोलते हैं वो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो वेब सर्च करके देखिए कि लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड क्या हो रहा है। पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड पता होगा या अक्षांश देशांतर आपको पता होगा। तो मैं सबसे पहले जो है रतलाम के अक्षांश और देशांतर या रतलाम का लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड निकालूंगा और दिल्ली का और लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड निकालूंगा। वो सब निकालने के बाद जो है मेरे को जो है वो करना इजी हो जाएगा।
लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड में तो हम दोनों सिटीज जो है रतलाम और इंदौर, अपन बात कर रहे थे रतलाम और इंदौर के बीच में, रतलाम और इंदौर या रतलाम या दिल्ली के बीच में बात निकालनी थी। तो अगर हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले रतलाम का लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड लेंगे और दिल्ली का लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड लेंगे। तो ये जो है आपको वेब पे आसानी से मिल जाएगा। अगर आप अभी सर्च करें कि दिल्ली का लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड क्या है या रतलाम क्या क्या है, तो ये डेटा आपको आसानी से जो है नेट पे मिल जाएगा। तो एक बार अगर आपके पास लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड आ गया, तो आप जो है उनके बीच का बियरिंग, उनसे काफी कुछ कर सकते हैं आप जो है। देखिए, तो अब आप कैसे कर सकते हैं उससे, आपको उनका मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है। कई बार ये टर्म काम में आती है, मैनहट्टन डिस्टेंस। तो मैनहट्टन डिस्टेंस मतलब क्या होता है? मैनहट्टन डिस्टेंस मतलब जो है आप जो है एक लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस लीजिए। सबसे पहले लेटीट्यूड का डिफरेंस लीजिए। लेटीट्यूड का डिफरेंस लिया आपने, ठीक है, लेटीट्यूड का डिफरेंस लिया, और फिर आपने लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस लिया और इनको एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया। रिटर्न ए प्लस बी। तो इन दोनों का जो सम होता है इसको हम मैनहट्टन डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज नॉट यूक्लिडियन डिस्टेंस, है ना। तो आप थोड़ा सा जो है अभी थोड़ा लिख लीजिए दोनों टर्म के, एक मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है और यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो है आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए, दोनों के डिफरेंस क्या होता है। मैनहट्टन डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच का, और 2 पॉइंट के बीच का एक यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस तो आप सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो थोड़ा सा मैनहट्टन डिस्टेंस भी थोड़ा सा वेब सर्च करके देखिए कि क्या होता है। ये बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम होता है। मतलब जो एक्स और 2 पॉइंट है, x1 मतलब 2 पॉइंट जो है उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल आपने जाना पहले और फिर वर्टिकल जाएंगे, तो इन दोनों का सम होता है। तो आप लेटीट्यूड का सम ले लीजिए और लेटीट्यूड का डिफरेंस ले लीजिए और लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस ले लीजिए और दोनों का सम कर दीजिए, तो आपका मैनहट्टन डिस्टेंस आता है। तो आपने क्या किया कि मतलब जो है दोनों का लॉन्जिट्यूड निकाला। मतलब जो पिकअप डेटा था आपका, पिकअप लैटिट्यूड जो था, एक इसने पिकअप लैटिट्यूड दिया हुआ है, मतलब कहाँ से उसने पिक किया, और पिकअप लॉन्जिट्यूड दिया है। तो आपको कोई भी लोकेशन डिफाइन करने के लिए लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों चाहिए रहते। तो आपके पास पिकअप का लैटिट्यूड भी है और पिकअप का लॉन्जिट्यूड भी है, ठीक है। तो ये आपने ले लिया, और जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का लॉन्जिट्यूड भी है और डेस्टिनेशन का जो है लैटिट्यूड भी है। तो दोनों जो है आपने ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, मैनहट्टन डिस्टेंस में पास कर दिए। तो आप क्या कर रहे हैं, लैटिट्यूड का डिफरेंस ले रहे हैं सिंपल, और लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस ले रहे हैं सिंपल, दोनों का सम कर रहे हैं a प्लस बी। तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो है लैटिट्यूड सिंपल है। मतलब आप थोड़ा सा, आपको अगर देखना है तो आप देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, उनसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है। तो ये अभी मतलब अभी ऑलरेडी जो है अपना 1 घंटे से बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं ये सब चीजें जो है आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा, या खुद भी देख सकते हैं। और आपको दूसरा ये मैनहट्टन डिस्टेंस मतलब आपको सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये हार्वे साइन डिस्टेंस तो मैं आपको बता नहीं रहा अभी। आपको अगर बियरिंग निकालना है, मतलब आप अगर आप जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको पता है कि जो पिकअप पॉइंट है, जो जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से जहाज शुरू हुआ, उसका लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड क्या है, और जहां आपका जहाज पहुंचना है, जैसे आपका जहाज जो है मुंबई से शुरू होता है, तो मुंबई का लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड अगर आपको पता है, और दिल्ली का अगर आपको लॉन्जिट्यूड, मुंबई से अगर चल के अगर वो न्यूयॉर्क जा रहा है और न्यूयॉर्क का लॉन्जिट्यूड, न्यूयॉर्क का लंदन जा रहा है, तो उसका लंदन का लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड आपको पता है। तो आपको डायरेक्शन चाहिए, कंपास जो होता है ना, आपका कंपास जो होता है, जिसको हम इसमें डायरेक्शन पता चलती है ना कंपास में, उसकी डायरेक्शन चाहिए आपको। तो ये डायरेक्शन दोनों की कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले आपको अर्थ के रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो अर्थ के रेडियस, एवरेज अर्थ रेडियस जो है वो कांस्टेंट होती है 6371, ये होती है। फिर आप क्या करेंगे कि ये जो है ना, लैंजिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, ये जो होते हैं तुम्हारे रेडियंस में होते हैं,
ठीक है। तो रेडियंस में है तो रेडियंस जो है नहीं, ये लॉन्जिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस निकाल के जो है इन दोनों का रेडियंट डिस्टेंस निकाल लिया इसने, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड और लैटिट्यूड का रेडियंस में इसने निकाल लिया, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। और फिर जो है रेडियंस में निकालने के बाद जो है ये यूज दिस मैप फंक्शन, दिस मैप फंक्शन यूज करके उसमें चारों दोनों जगहों के मुंबई और दिल्ली के लैटिट्यूड पास कर दिए। तो इसको जो है ये जो रेडियन मिल गए इसको, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड रेडियन में मिल गए। तो ओरिजिनली रेडियन में नहीं थे, तो जो है आपको पता है ना, डिग्री रेडियन ग्रेड एंगल नापने की वो होती है, डिग्री रेडियन जिसमें एंगल नापते हैं। तो जनरली हम प्रोटेक्टर से जो नापते हैं वो डिग्री में होता है, पर अर्थ के इसमें जो काम चलता है वो रेडियंस में चलता है, या कई बार ट्रिगोनोमेट्री में हम रेडियंस में भी डिस्टेंस नापते हैं। तो ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो है इसने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने जो रेडियन का जो डिफरेंस निकाला था इसने, इसका साइन लिया, और जो है ये आप फंक्शन ऐसा कैसे यूज कर लीजिए, मतलब अब मैं इसको समझाऊं आपको कोई मतलब नहीं है इसका। तो आप ये फंक्शन अगर ऐसा कैसे ही फंक्शन अगर अपने इसमें यूज करेंगे फंक्शन, और इसमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में अगर पास करेंगे, तो आपको जो है डिस्टेंस मिल जाएगा। इट विल रिटर्न द, आपको जो है ये डिग्रीज में बता देगा कि इसका जो है डिस्टेंस किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कंपास का जो है डिग्रीज कितना होगा, डिग्रीज कितना 0 to 360 अगर आपको निकालना है, तो आप सिर्फ ये फंक्शन यूज करिए, आपको जो है डिग्रीज में मिल जाएगा। और ये इसने यही किया, देखिए बेयरिंग अरे जो है फंक्शन यूज किया, और इसमें सिंपली दो लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पास कर दिए, तो आपको जो है रेडियन जो है डिग्री में मिल गया कि जो है डिस्टेंस कितना है, डिग्री ये डिस्टेंस मिल गया कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये बहुत रेयरली आप यूज करेंगे, पर अगर आपके पास ज्योग्राफिकल कोई डेटाबेस है, ज्योग्राफिकल डेटाबेस जो होती तो उसमें अगर आप यूज करेंगे तो आपको इस तरह के डायरेक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसमें थोड़ी स्फीयर का जो है उसने यूज किया है, ट्रिगोनोमेट्री और वो सब यूज किया है, तो मेंसुरेशन वगैरह यूज किया है इसने स्फीयर का। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा है मैथ्स के, ये फंक्शन आप सिंपली यूज करिए, इसमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पास करिए, आपको जो है पता चल जाएगा कि आपको कंपास में किस डिग्री में जाना है। लंदन का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डालिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट बॉम्बे है, तो बॉम्बे का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डालिए और लंदन का डालिए, तो आपको बता देगा कि कंपास में किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो ये बहुत आप रेयरली यूज करेंगे, पर एक अगर आप ज्योग्राफिकल डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको जरूरत पड़े, तो फिर भी एक नॉलेज के लिए अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो एक ये है, और मेरा ख्याल है अभी फीचर इंजीनियरिंग तो मतलब खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अच्छा, ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से मैंने आपको मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना सिखाया। मैं चाहूंगा कि इससे आप मेरे को निकाल के बताएं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो मैं उद्देश्य को ये दे रहा हूँ असाइनमेंट कि सबसे पहले तो ये बताया कि मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, और जो गिवन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस दोनों कैसे निकालते हैं। ये दोनों फंक्शन आपके ज्यादा काम में आएंगे। ये आपका बियरिंग वाला जो फंक्शन है आपके ज्यादा काम में नहीं आएगा। अगर आप बहुत स्पेसिफिक किसी ज्योग्राफिकल डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो ये आपको कंपास का डिग्री निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर पड़ भी गई तो आप ये फंक्शन जो है यूज करिए। एनीवे आई एम शेयरिंग दिस लिंक विद यू, ठीक है। पर आपको जो है डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी, या तो आपको मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा या यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं उद्देश्य को ये असाइनमेंट दे रहा हूं कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मैनहट्टन डिस्टेंस एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस, and given the latitude longitude of two locations, how to find Manhattan distance and how to find the Euclidean distance. So this Udesh will explain in the next class. तो अभी वैसे ही अपना 1.5 घंटा हो चुका है, तो मैं अभी जो है बंद करूं तो बेहतर है ना। तो उसके बाद अपना थोड़ा फीचर सिलेक्शन बचा है, फीचर सिलेक्शन बाकी है अपना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या बाकी है, फीचर सिलेक्शन बाकी है
और बस फीचर सिलेक्शन पे ही अपना आधे पौने घंटे का लेक्चर बाकी है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बियरिंग का फंक्शन समझाया नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है, ये थोड़ा मैथ्स तरफ ज्यादा जा रहा है, ये मेंसुरेशन है, ये स्फेरिकल ज्योमेट्री है, तो ये आप खुद कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकालना, ये उद्देश्य विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी, तो मतलब अपन ने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बहुत तरीके से अगर हमको डाटा के रॉ कॉलम जो मिलते हैं, जैसे रॉ डेट मिलती है, तो डेट से वेरियस यूजफुल कॉलम कैसे निकालना, जैसे डेट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट, डेट को जो है सेकंड में डिफरेंस कैसे निकालना, दो डेट का, आवर में, मिनट में कैसे निकालना, दो गिवन टू डेट्स उनका डेज में कैसे डिफरेंस निकालना, ये हम सीखे। हमारे पास लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड में डेटा है, तो हमारे पास हम थोड़ा बेसिक सीखे कि उससे मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस किस तरह से निकालना है ना। तो ये थोड़ा हम ये बेसिक सीखे, और फिर और भी हम बहुत सारी चीजें दिखे कि फीचर्स को मैनिपुलेट करके हम किस तरह से और यूजफुल फीचर बना सकते हैं, जिससे कि जो है हमारा एक्यूरेसी अच्छा है और हमारा जो है मशीन लर्निंग का कॉन्वर्जेंस, मॉडल का कॉन्वर्जेंस अच्छा है। ठीक है, फिर हमने 3 टाइप के स्केलर देखे आज डिटेल में। तो आई थिंक फीचर इंजीनियरिंग पे हम ले इतना, आप बिगिनर्स के लिए काफी है। फीचर इंजीनियर्स काफी वास्ट फील्ड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन किया ना अपन ने, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही कई प्रकार के होते हैं, इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। एक होता है, मैं कभी तो भी दूंगा इसको आपको असाइनमेंट के लिए, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है, देखिए बहुत लोकप्रिय ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन है, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत लोकप्रिय होता है, मतलब बहुत ही यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। दिख रहा है ना जो मैं लिखा है स्क्रीन पे? यस सर। जो दिखा ना बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि कभी अपन करेंगे जरूर, इसको भी शायद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो और फीचर सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये भी अपना टॉपिक है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है, अगर किसी को कोई, मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। जागृति, क्वेश्चन है आपको? नो सर। मिहिर? और मतलब हो सकता है, मतलब मैं हमेशा ही बोलता हूँ आपको कि भाई मेरे लेक्चर के बाद कोई जादू तो है नहीं कि हर कुछ जो है आपके दिमाग में चला जाएगा, है ना। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगी। तो ये जो मैं अभी आपसे पीपीटी और ये सब शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको अगर घर जाके इस पे लिंक पे मेहनत करेंगे, थोड़ा करके देखेंगे, इस पे देखेंगे कि आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, तो फिर आपके लिए पक्का होगा। पर ये आपके लिए ये ध्यान रखिए कि आप जब भी फील्ड में जाएंगे तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए एक बहुत ही फंडामेंटल और जरूरी चीज होगा। मतलब आप इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपके मशीन लर्निंग मॉडल जो है अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, मतलब मोर और लेस जो है आपको आज नहीं तो कल ये सीखना ही पड़ेगा। तो आप अभी कर लें, मैं जो आपसे लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आप अभी कर लें तो आपका ज्यादा भला है। मैं आपसे अभी ये पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी एनीबॉडी एनी क्वेश्चन?